बातें मत करो भाई। आज क्लास 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 हमें आज और कल की डेट के अंदर अंदर पूरा करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा चुप रहेंगे और तसल्ली से ध्यान से बस बोर्ड पे देखोगे। और इन 3 से 4 दिनों के अंदर अमाइंस भी खत्म करना है विद एक्सरसाइज, समझ रहे हैं बात को। तब जाके हम ऑर्गेनिक पूरा निपटा चुके होंगे और ये भी पूरा निपटा चुके होंगे। तो केमिस्ट्री के लिए तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा, उस समय 6 दिन का है, हो जाएगा बहुत आराम से। तो बोर्ड पे देखो भाई, अब बात ऐसी है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर भाई, शुरुआत आप लोगों को पता है, मैं क्वेश्चन से ही करता हूं सीधा। यहां पर आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि अगर 2 चार्जेस यहां पर Q1 और Q2 हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r इन वैक्यूम एयर, इनके बीच में कोई मीडियम एयर जैसा है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में क्या r²। क्या वेक्टर फॉर्म, चलो आप करा देंगे। अबे आप करा, अरे बच्चों अनुराग बिल्कुल डिस्कशंस बंद कर लो। आप लोग चाहते हो ना कि कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग चुप होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है भाई, अब इसमें मुझे बस तुम एक बात बता दो, Q1 Q2 तो चार्जेस हो गए, R होगी इनके बीच की डिस्टेंस, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.85 -12। और ये जो पूरा 1/4πε0 होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁻7 9। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्लास बोर्ड पे, अगर एयर एज ए मीडियम है तो यहां पर परमिटिविटी बोलो क्या है, एप्सिलॉन नॉट। कोई और मीडियम आएगा, इफ एनी अदर मीडियम इज प्रेजेंट, इफ एनी अदर मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन चार्जेस, बातें नहीं, तो आपका जो फोर्स आएगा इन द मीडियम इज 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन m, Q1 Q2 बाय में क्या बोलो r²। कुछ याद आ रहा है, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम की परमिटिविटी से बोलो क्या होगी, ज्यादा, ऑलवेज है ये। ज्यादा परमिटिविटी का मतलब ये होता है कम फोर्स लगा पाएगा। कहने का मतलब ज्यादा परमिटिविटी मींस मोर परमिटिविटी, हल्का सा मीनिंग जान लीजिए, जरूरी है चीज। मोर परमिटिविटी मींस मीडियम एब्जॉर्ब मोर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड हेंस लेसर फोर्स इज एक्टिंग। इतना तो आप लोगों को पता होगा ना कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स किस वजह से लगा पा रहा है, बिकॉज एक चार्ज की फील्ड्स जाती हैं और दूसरी चार्ज की फील्ड्स होती है, मतलब ये फील्ड्स एक दूसरे को रिपेल करती है, फील्ड्स की वजह से होता है ऐसा ना सब कुछ। और एक मीडियम जो होता है वो उनमें से कुछ फील्ड्स को बोलो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मान लो 100 फील्ड भेजता है, तो वैक्यूम में मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम पूरी की पूरी फील्ड्स को अलाउ करता है एक तरीके से, तो फोर्स ज्यादा लग पाता है। बट कोई भी और अदर मीडियम जो होता है 100 में से 30 से 40 फील्ड को बोलो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फील्ड्स कम बचती है, इसलिए फोर्स कैसा लगता है बोलो, कम लगता है। मतलब जिनकी परमिटिविटी ज्यादा होती है वो ज्यादा फील्ड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए फोर्स बोलो क्या लगता है, कम लगता है। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। तो मैथमेटिकली आपको पता होना चाहिए परमिटिविटी ज्यादा होने पर फोर्स कैसा लगेगा, कम। इनवर्स रिलेशन इसीलिए होता है। और किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से बोलो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट बहुत बहुत टाइम पहले डिस्कस किया था, तो हल्का से मैंने आपको दोबारा बता दिया। ये समझ में आ रही बात। एक बड़ी जरूरी चीज जो आप लोगों को आनी चाहिए वो है रिलेटिव परमिटिविटी। बस मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक, क्या याद है आप लोगों को, इसको K से डिनोट करते हैं या एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। तो किसी भी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है मीडियम की परमिटिविटी अपॉन में वैक्यूम की परमिटिविटी। जैसे कि मान लो कोई तुम्हें बोले कि किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी बोलो क्या है, 5, तो मुझे बताना अगर ये वैल्यू 5 है तो इसका मतलब मीडियम की जो परमिटिविटी है वो 5 गुना ज्यादा है बोलो किससे, वैक्यूम से। अगर तुम इसको 5 रख के देखो तो मीडियम की वैल्यू कितनी आएगी, मीडियम की परमिटिविटी आएगी 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है तो उस मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो 5 गुना ज्यादा है बोलो किससे, वैक्यूम से। ये रिलेटिव हमेशा वैक्यूम की टर्म्स में बताया जा रहा है, तो मतलब 5 का मतलब होगा 5 गुना ज्यादा है वैक्यूम से। और 5 गुना ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि फोर्स 5 गुना क्या लगेगा, कम लगेगा। फोर्स 5 गुना क्या लगेगा, कम, क्योंकि अगर परमिटिविटी ज्यादा हो गई है तो मतलब ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर जाएगा फील्ड्स को, तो फोर्स कम ही लगाएगा। खनक नहीं आ रही बात समझ में?
पक्की बात है, ये सारा तुम्हें रिलेट होता है। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी ही बोलो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी ही बोलो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये बात अगर आप लोगों को आती है ठीक ठाक तो बात ठीक है। और एक डायपोल वाला मुद्दा आप लोगों को पता होगा, जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर ना इसके फॉर्मूले मुझे जल्दी से बता दो। माइनस क्यू, लिख लो अपनी कॉपी निकालो, थोड़ी सी थोड़ा सा काम भी करो। ये आपके पास 2a है, आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल और एट इक्वेटोरियल। बताना। मैं जब तक एक बार ये निकाल लेता हूं। सबको फॉर्मूला लिखना है, डायपोल एक्सियल पे कितना बनाएगा, इक्वेटोरियल पे कितना बनाएगा। डायपोल एक्सियल पे कितना बनाएगा, इक्वेटोरियल पे कितना बनाएगा। अच्छा, आता होगा ना चैप्टर कुछ कुछ तो ये, या नहीं आता? 1 साल हो गया नहीं आता। अरे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं भाई इस चैप्टर के। आज ही मैं बहुत सारा खत्म करा दूंगा इसको। देखो भी तुम कहां से शुरू करना है, क्या हो गया इसको, सिलेबस पे आ गया। चलो अच्छा, जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, ठीक है? कर पाए तुम लोग? पहले बताओ। डायपोल पता है ना, एक माइनस और प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से, जिसको टू वे डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ये डायपोल जो है ना कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सुन लो, ये डायपोल होता है बच्चों माइनस क्यू से प्लस क्यू, है ना। ये यहाँ पर सेंटर होता है इसका, दूरी इसकी 2a होती है, तो इस तरफ भी a होती है, इस तरफ भी क्या होती है बोलो, a। कुछ नहीं है, जैसे कि अकेला चार्ज जो होता है वो अपनी तरफ फील्ड बनाता है, वैसे अगर दो चार्जेस भी होते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो पता है ना कि प्लस से फील्ड किसकी तरफ टर्मिनेट होती है, माइनस की तरफ, पता है ना। तो मुझे बस ये बताओ कि अगर ऐसी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान देना, इस तरह का फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें क्या हो रहा है, माइनस से प्लस से फील्ड निकल रही है और माइनस में टर्मिनेट हो रही है, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस डायपोल से कोई पॉइंट ना इसकी एक्सियल लाइन पे है। ध्यान से सुन लो सब बच्चे, इस डायपोल के कोई पॉइंट ना एक्सियल लाइन पर है, इस जगह पर। तो आपको यहां पर बताना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है। ऐसे ही आपको इस डायपोल के बिल्कुल इस पॉइंट पर बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है। समझ नहीं आया ना क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा हूं? अरे नहीं आया समझ में? पहले एक चार्ज की बतानी थी वैसे ना। तो एक चार्ज मेरे पास क्यू है, पहले सुन लो, इससे r दूरी पर ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बनाएगा, कोई भी क्यू चार्ज। फोर्स सबको समझ में आ गया था? पहले बताओ, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 q1 q2 बाय में क्या, r²। अगर मेरा मीडियम बदलेगा तो बस परमिटिविटी चेंज होगी। क्या चेंज होगी बोलो, परमिटिविटी। और किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से बोलो क्या होती है, ज्यादा। एक बात फोर्स की क्लियर होगी। दूसरी बात याद करो, कोई भी चार्ज अपने से r दूरी पर जो अपनी फील्ड बनाता है, सबको पता है कि हर चार्ज अपने से अपने सराउंडिंग में बोलो क्या बनाता है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे चार्ज के चारों तरफ बोलो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ होती है, कुछ दूरी पर। तो इसके r दूरी पर कितनी स्ट्रेंथ होती है सब बच्चे बोलो, 1/4πε0 q बाय में r²। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? पक्की बात है। ये होती है इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत अपने से r दूरी पे। जितना दूर जाऊंगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि डायपोल अपने आप में बोलो क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें एक माइनस क्यू चार्ज होता है और एक बोलो क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज। उससे कैसी फील्ड निकल रही होती है, तो प्लस से बाहर निकल रही होती है, माइनस में टर्मिनेट हो रही होती है। तो ये डायपोल की फील्ड ना कुछ ऐसे होती है जैसे गुच्छा सा बना हुआ इस तरीके से, इस तरफ भी है इस तरफ भी है। तो इस डायपोल के एक पॉइंट है यहां पर एक्सियल पे, वहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक पॉइंट है यहां पर इक्वेटोरियल पे, वहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, बताओ जरा क्या रहेगा। इधर कितनी आएगी एक्सियल पे,
इसी में लिख दूं, यहां पर लिख दूं, समझ में आ जाएगा तो तुम लोगों को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय में r क्यूब, 2p बाय में, और p बोलो क्या होता है यहां पर डायपोल मोमेंट, कितना होता है p जो होता है वो q इंटू में 2a। जैसे कि डायपोल के अंदर दोनों चार्जेस बराबर होते हैं तो कोई भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच की सेपरेशन ले लो, नहीं आ रहा ना याद, तो ये होता है 2p बाय में r क्यूब। और मुझे बताना है इक्वेटोरियल पे क्या होता है 1/p बाय में, आ रहा है कुछ याद नहीं आ रहा, p क्या होता है q इंटू 2a। बस अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, मुझे बस ये बता दो आप लोगों को फोर्स क्लियर है दो चार्जेस के बीच में, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो क्लियर है, एक डायपोल की वजह से एक्सियल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो क्लियर है, एक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो क्लियर है। मोटा मोटा तौर पे हम इतना समझ सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन करने जाएंगे, थोड़ा सा टच रहेगा हमारा टॉपिक का, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, आ जाओ शुरू करते हैं तेजी से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स, मैंने करवाया भी क्लास में, इज रिपेल्ड बाय द अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। एक एक्स ऑब्जेक्ट जो कि कैसा चार्ज है बोलो, नेगेटिवली चार्ज है, ये रिपेल हो रहा है बोलो किससे, वाई से। तो रिपेल तभी हो सकते हैं ये भी नेगेटिव ही हो, ये भी कैसा हो। अच्छा एक बात बताओ, क्लास एक में सुनना, अगर ये पॉजिटिव होता तो बोलो क्या करता, अट्रैक्ट। अगर ये न्यूट्रल होता तो, अगर ये न्यूट्रल होता तो भी अट्रैक्ट ही करता, क्योंकि भैया नेगेटिव चार्ज है ना, वो इसके पॉजिटिव को यहां बुला लेता इंडक्शन की वजह से, और नेगेटिव कहां पर इकट्ठा हुआ था, यहां पर, तो पॉजिटिव नजदीक होता उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगता और नेगेटिव पे रिपल्शन का कम लगता, तो ये क्या करता, अट्रैक्ट करता। अगर बॉडी न्यूट्रल होती तो भी क्या करता, अट्रैक्ट। एक नेगेटिव बॉडी पॉजिटिव बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी और न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज न्यूट्रल बॉडी पे चार्जेस का ऐसे सेपरेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो अपोजिट चार्ज होता है उसके नजदीक आ जाता है। नहीं आया समझ में, बट वो कह रहा है कि वाई बॉडी तो रिपेल कर रही है, वाई बॉडी तो क्या कर रही है, तो ये एक ही केस में हो सकता है, इसके ऊपर कैसे चार्ज हो बोलो, नेगेटिव। अब सुनो आगे की बात, आगे बोलता है हाउएवर एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y, लेकिन एक z ऑब्जेक्ट है जो y से अट्रैक्ट हो रहा है। अब दो केस हो सकते हैं, z, अब अगर z पे कैसा चार्ज होगा, तो भैया z या तो पॉजिटिव होगा, z या तो क्या होगा पॉजिटिव, या न्यूट्रल भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी, क्योंकि न्यूट्रल होगा तो इसमें प्लस इधर इकट्ठा हो जाएगा, माइनस इधर इकट्ठा, तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते बात, अरे नहीं आ रहा समझ में क्या, तो आप लोग क्या ऑप्शन बोलोगे इसके अंदर, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 स्पेयर्स हैं, उन पे चार्ज है 3e, 5e और -3e। उन तीनों को कांटेक्ट में रख दिया गया साइमल्टेनियसली और बाद में फिर सेपरेट कर दिया गया। कह रहा है इनमें से कौन सी वैल्यू संभव हो सकती है। यार एक चीज देखो, 5, 3 और -3, नेट चार्ज कितना हुआ, तो 8 - 3 5 ही आएगा, कितना आएगा बोलो। एक बात तो है कि चार्ज तीनों में भले ही जैसा मर्जी बढ़ जाए, लेकिन नेट चार्ज तो बाद में भी कितना रहेगा, चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना भाई। अगर मैं बोलूं कि पहले 3 स्पेयर्स के ऊपर चार्ज जो था वो कितना था बोलो, एक पे 5e प्लस का, एक पे 3e प्लस का और एक पे, तो नेट चार्ज कितना है बोलो, नेट चार्ज 5e है प्लस का। तो मेरी बात ध्यान रखना कि आफ्टर द सेपरेशन, जब मैं इनको अलग अलग भी रखूंगा एक साथ रखने के बाद, तो टोटल चार्ज तो वापस भी कितना रहना चाहिए बोलो, 5e ही रहना चाहिए। किस ऑप्शन में ऐसा है कि टोटल चार्ज 5e है, इधर मिला रहा हूं तो 5 और 5 10 में से चार्ज आएगा 6, 6 का चार्ज हो ही नहीं सकता जब टोटल पहले 5 ही था। इधर मिलाऊंगा तो 12 में से 7 जाएगा, यस 5e का चार्ज यहां पर है। इसको देख लीजिए, ये संभव ही नहीं है। 3.5e चार्ज किसी को नहीं दे सकते, मेरी बात सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली भैया। किसी को भी कम से कम, हर्षित किसी को भी कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो भी कितना चार्ज जाएगा, e का चार्ज जाएगा। 2 जाएंगे तो 2e हो जाएगा, 3 जाएगा तो मिनिमम चार्ज किसी को आप e का दे सकते हो, उसके बाद सीधा 2e, उसके बाद 3e, उसके बाद 4e। समझ में आ रही बात। 2.5e किसी को भी दिया नहीं जा सकता, आधा इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे किसी को, नहीं आ रही बात समझ में कनक। तो ये डेसिमल वाले वैसे ही संभव नहीं है, और इसमें अगर टोटल चार्ज करो तो 7 और 5 12, 12 में से 8 जाएगा 4, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं। ऑप्शन नंबर बस क्या बन रहा है, बी करेक्ट बन रहा है। सोच सकते थे, इसको ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, जल्दी देख लो इसको। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज हमारे पास 1 कूलम है, जिसका चार्ज 1 कूलम है, गेन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन करे हैं। कह रहे हैं नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम, अब कितना चार्ज हो जाएगा, नहीं, पहले से उसके ऊपर कितना चार्ज है 1 कूलम एंड गेन्स। अब 1 कूलम का मतलब क्या होगा, सुनो मेरी बात को, 1 कूलम तो प्लस का है, 1 कूलम तो, अब उसने इतने इलेक्ट्रॉन लिए। अब आपको पता है कि हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, वो भी नेगेटिव का, वो भी। तो मुझे बताओ इतने इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने की वजह से उसमें कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, एक तरीके से सोचा जाए तो मैं बोलूंगा एक तरीके से, वैसे तो आप प्लस करने वाले हैं, लेकिन आपको पता है माइनस की वैल्यू आने वाली है, नहीं आ रही बात समझ में, तो आप लोग क्या बोलेंगे, प्लस में Ne बोल दो यार, कुछ नहीं है ना, एक तरीके से n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n टाइम्स ऑफ,
तो मुझे बताना जरा, माइनस का लगाऊंगा मैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और 5 गुना में 10 की पावर 18। किसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है? अरे एक कूलम उसके पास ऑलरेडी है, बस देखो कितना नेगेटिव और आने वाला है, फिर प्लस और नेगेटिव जोड़ देंगे। अगर नेगेटिव ज़्यादा होगा तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव में, और बराबर हो गया तो जीरो हो जाएगा। सही है ना? तो मुझे बताओ जरा कितना आएगा। तो 1 ये है, इधर सॉल्व करोगे तो 1.6 को 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा। तो 8 गुना में 10 की पावर माइनस 19, सॉरी 10 की पावर माइनस 1, विच विल बी 1 माइनस में 0.8 एंड दिस विल बी 0.2 0 कूलम प्लस का। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर होता है कि नहीं होता? अभी तक कुछ भी नहीं भाई, कुछ चार्जेस और कुछ फोर्स वगैरह के बारे में बताया था, वो आप लोगों को आता भी होगा, ज़्यादा मुश्किल कुछ बताया नहीं है। डन भाई, सही चल रहे हैं? समझ में आ रही है यहाँ तक की बात ना? इतना तो बच्चों देखो, ये चैप्टर ना वैसे देखो मैं मानता हूँ थोड़ा सा ना पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर होगा ना, उसमें मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा आपको, कैपेसिटेंस दोबारा से, पोटेंशियल थोड़ा दोबारा से। लेकिन इस चैप्टर में तो यार ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत तसल्ली से करा हुआ चैप्टर होता है पहला वाला, आपको आना चाहिए, कंटेंट समझो बस। अरे समझो क्वेश्चंस को। 3 चार्जेस फोकस करो, एक Q, एक Q0 और एक माइनस Q आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0 एट अ पॉइंट O। बताओ क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहां पर एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, यहां पर एक Q चार्ज रखा हुआ है, यहां पर एक माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। बातें नहीं बच्चों, ये A दूरी पे है, ये भी A दूरी पे है। सही है? अब आपसे बस ये बोला गया है, अच्छा ये चार्ज उस पे फोर्स लगा रहा होगा, वो चार्ज इस पे लगा रहा होगा, ये उस पे भी, वो इस पे भी, ये इस पे भी, ये इस पे भी, सब चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। लेकिन उसने सवाल सिर्फ इतना सा करा है, इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स बताओ, इस वाले चार्ज पर। तो मुझे बताओ ये प्लस Q वाला इसके ऊपर कहां की तरफ फोर्स लगाएगा? यशिका, ये प्लस Q वाला इसके ऊपर कहां की तरफ फोर्स लगाएगा? रिपल्शन का। ये वाला कहां लगाएगा? अपवर्ड, क्योंकि वो नेगेटिव का है। इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो। जरा बताना F1 कितना आएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट बाय A स्क्वायर, दूरी A है। F2 बताओ कितना आएगा? F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट, मैंने बोला था आप लोगों को माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन पता लग जाती है बस माइनस से। अपॉन में क्या आएगा? A स्क्वायर। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन नेचर, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल। सो लेट F1 बराबर क्या? से F, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो नेट फोर्स कितना निकल के आता है? रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस में क्या करवाया मैंने कुछ ऐसा आप लोगों को? रिसेंटली कराया हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 2F स्क्वायर, यानी रूट 2 टाइम्स ऑफ F, और रूट 2 टाइम्स ऑफ F का मतलब हो गया रूट 2 टाइम्स ऑफ 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट बाय में क्या? A स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। अच्छा, इसको पूरे को K बोल दिया है, ठीक है। सो रूट 2K QQ नॉट बाय में क्या? A स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक आध क्वेश्चन आते हैं बच्चों पेपर में मुश्किल, मैं आपको बता रहा हूं, सारे नहीं आते हैं। 2024 का पेपर भी कल यहाँ रखा हुआ था, आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको पता लग जाएगा। जैसे क्वेश्चंस हमने क्लास में करे वही लेवल रहता है क्वेश्चंस का, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। समझ में आ रही बात? बस तरीके से ना आप लोग सारा तैयार करके चले जाओ। नेक्स्ट बताओ। 4 ऑब्जेक्ट्स W X Y Z, सिचुएशन देखने में बस गंभीर लगेगी, होगी बहुत आसान। कह रहा है सब पे Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और स्क्वायर D साइड का है। ऑब्जेक्ट X एंड Z आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट W ऑन द एक्सिस Y, एक्सिस F, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट W ऑन Z इज, इनमें से क्या होगा? सिंपल बताता हूं क्या है। सभी की पॉइंट्स पे क्या चार्ज रखा हुआ है? Q चार्ज रखा हुआ है। कह रहा है W और X के बीच में अगर मान लो फोर्स F है, कितना है बोलो? F, तो इसके और इसके बीच में कितना होगा? बस वो F के टर्म्स में आंसर निकलवाना चाह रहे हैं, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा समझ पाए हो तो देखो क्या करना है आपको। यहां पर ये कुछ डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, ये W पॉइंट हो गया, ये X पॉइंट हो गया, ये Y पॉइंट हो गया, और ये वाला Z पॉइंट हो गया, ये वाला D हो गया। समझो मेरी बात को। और आप लोगों को पता है फिर ये D/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ W और X के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको उन्होंने क्या बोला है? F बोला है, और Q चार्ज है, Q इधर ही, Q इधर ही, Q इधर है भाई। तो अब सबके बीच में, उनके बीच में जो फोर्स F है वो कितना होगा बोलो? K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय में D/2 का स्क्वायर, बताने कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर बाय में D स्क्वायर। दिस इज योर F। कोई दिक्कत है? अब उसने बोला था कि बताओ अगर उनके बीच में जो F फोर्स है,
अगर वो F है तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच के फोर्स को तुम लोग क्या बोलोगे। तो मैंने कहा इन दोनों के फोर्स को निकालने के लिए पहले दूरी निकालनी पड़ेगी, और ये अगर D है तो कोई भी बच्चा समझ रहा है D/2 है, तो पाइथागोरस से आ जाएगा। तो ये वाली साइड कितनी आएगी बताओ जरा, हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा D का स्क्वायर प्लस में D²/4 5D²/4। तो जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी √5D/2। समझ ही नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में? तो मुझे बताओ ये वाली चीज हमारी आ चुकी है √5D/2। तो मैंने बोला जो नया फोर्स इन दोनों के बीच में है, W और Z के बीच में जो फोर्स है वो K आएगा, दिस इंटू दिस बोलो क्या आएगा, Q² डिवाइड बाय में दूरी का स्क्वायर, दूरी बोलो कितनी, इतनी। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 5D²/4, 4 ऊपर चला जाएगा बन जाएगा KQ² बाय में बोलो क्या D² 5। और तुम अगर ध्यान से इसको देख पा रहे हो तो F/5 ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या नहीं बनेगा, बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, बढ़ूंगा आगे फटाफट से। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स हैं A और B। बातें नहीं भाई, समझते चलो, थोड़ा फोकस्ड हो गए। 2 बॉल्स हैं A और B हैविंग द चार्ज Q and 3Q रिस्पेक्टिवली, दे ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D अपार्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेचर पूछ रहा है यार, इसको तो वैसे ही कर दो। 1 -Q चार्ज है, 1 + 3Q है, बताओ नेट चार्ज कितना हो गया, करवाए थे मैंने ऐसे क्वेश्चन। वो जो 2Q चार्ज है वो दोनों में बराबर बराबर से बढ़ जाएगा, इसके पास Q चला जाएगा, इसके पास भी Q चला जाएगा, तो बोलूंगा आप आफ्टर दैट ये भी +Q और ये भी, कह रहा कैसा नेचर लगेगा, रिपल्सिव। कैसा लगेगा, बोलो नेचर पूछा था, बस नेचर पूछा था। तो +Q कैसा करेगा, रिपेल। अरे ऐसे करते हैं ना, दोनों को नेट कर देते हैं फिर आप बांट देते हैं। नहीं आ रहा समझ, नहीं आया? नेक्स्ट बोलो, 2 equal balls having the equal positive charge Q coulombs are suspended by the 2 insulating strings of the equal length। 2 बॉल्स को हमने ऐसे हैंग कर रखा है, ठीक है, दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज है। कह रहे हैं बताओ जरा व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द 2। बताओ फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। पहले ये रिपेल कर रही थी अपने आप को एयर के बीच में, है ना, अब अगर मैं बीच में प्लास्टिक शीट डाल दूंगा तो फोर्स अब ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, बिकॉज जब भी आप कोई नया मीडियम लेके आएंगे तो उसकी परमिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी मैंने बताया था किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से बोलो क्या होती है, ज्यादा होती है। और फोर्स का फॉर्मूला आप लोग ना भूलें, 1/, में क्या, अगर एयर है तो ये है, एयर है तो ये है, अब कोई और मीडियम है तो बोलो क्या है, बातें नहीं, कोई और मीडियम है तो ये है भाई। और किसी भी मीडियम की परमिटिविटी बोलो क्या होती है, वैक्यूम से ज्यादा होती है, तो फोर्स बोलो क्या लगेगा, कम। तो फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम वाला सुनो भाई, कैसे करना होता है, एक बार समझ लो इसको, प्रोसेस को करवा रहे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट। एक Q चार्ज है, एक Q चार्ज है, दोनों कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, 2 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं। क्या बोलता है, अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, पता नहीं इस Q का चार्ज क्या है, एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ दिस Q। इस Q का बोलेगा, थर्ड वाले का, इसने यहां पर स्मॉल Q गलत लिखा हुआ है। तो सुनो, उसने बोला कि हमने, अच्छा एक बात मुझे बताना सब बच्चे, सोच के बताओ थोड़ा सा, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, रिपेल करेंगे, इक्विलिब्रियम में तो होगा नहीं, भागेंगे दूसरी दूर। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में कोई एक ऐसा चार्ज रख दिया जाए जो इनको अब दूर ना जाने दे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? हो सकता है। मैं थोड़ा समझाता हूं पहले कि मान लो मैंने यहां पर कोई माइनस का चार्ज रख दिया, मैंने कोई माइनस का चार्ज रख दिया, तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, उसको भी इधर खींचेगा। जब दोनों को खींचेगा, समझ रहे बात को, मतलब कि एक तरीके से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझो। माइनस वाला इधर खींचेगा इसको, ये माइनस वाला भी इधर खींचेगा, अभी आपको इधर आ जाएगा, लेकिन इसको सेम टाइम पर वो वाला बोलो क्या कर रहा है, रिपेल। तो ये वाला इसको खींच रहा है, वो वाला इसको रिपेल कर रहा है, बोलो बैलेंस हो गया। हो सकता है किसी पॉइंट में बैलेंस, ये वाले को ये वाला खींच रहा है, लेकिन ये वाला बोलो क्या कर रहा है, रिपेल, हो गया बैलेंस। इस माइनस वाले की समझो, इस माइनस वाले को ये वाला खींच रहा है और वो वाला भी बोलो क्या कर रहा है, खींच रहा है, हो गया बैलेंस। सारे चार्जेस बैलेंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अगर बीच में कैसा चार्ज आ जाए, माइनस का चार्ज आए तो हो सकता है बैलेंस। तो अभी उसने बस माइनस माइनस कुछ नहीं बताया, उसने तो बस ये बोला कि अगर मैं इस Q और इस Q के बीच में मैं एक +Q चार्ज को रख दूं कहीं पर, मान लीजिए मैंने वो +Q चार्ज यहां रखा और मुझे नहीं पता कितनी दूर है, तो मैंने यहां से x दूरी मानी, तो यहां से कितनी होगी, और कह रहा है सिस्टम आ गया इक्विलिब्रियम में। जब उसने बोला सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा, सारे चार्जेस
नेट शेल नेट फोर्स उनके ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब सब कुछ बैलेंस हो गया, सब कुछ क्या हो गया, और हो सकता है बैलेंस, आप मुझे बताओ हो सकता है सर, अगर इसको मैं ले लूं माइनस का तो बैलेंस हो सकते हैं सारे चार्जेस, क्योंकि इसको वो वाला रिपेल कर रहा है और ये माइनस का होकर अट्रैक्ट कर लेगा तो बराबर कर देगा, है ना। इसको ये वाला तो रिपेल कर रहा है लेकिन खुद माइनस का हो तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ये खुद माइनस का है तो इसको ये वाला चार्ज खींचेगा इधर, वो वाला चार्ज खींचेगा इधर, ये भी बैलेंस हो जाएगा। सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ सकता है किसी एक चार्ज की वजह से आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने उसको कहां रखा है। तो मैं अब क्या करता हूं, इसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज क्या करनी होती है, बीच वाले चार्ज को छोड़ के किसी भी एक चार्ज के ऊपर, हर्ष बीच वाले चार्ज को छोड़ के किसी भी एक चार्ज के ऊपर तुम ये दिखा दो कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बोलो क्या होगा, जीरो, या इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। सारे फोर्सेस क्या होंगे, तो आप ये बोलोगे कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, मान लो कि मैं इसको चार्ज नंबर 1 बोल रहा हूं, इसको चार्ज नंबर क्या बोल रहा हूं, 2 बोल रहा हूं, और इसको चार्ज नंबर 3 बोल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। तो मुझे बताना फोर्स ऑन 1 बाय द 2 किस तरफ है, इस तरफ है, अरे पक्की बात है, फोर्स ऑन 1 बाय द 2 किस तरफ है, इस तरफ रिपेल करेगा। कितना होगा जरा बताना एक बार, कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाय में दूरी कितनी बोलो, कोई दिक्कत है कनिष्का। अच्छा मुझे ये बताओ फोर्स ऑन 1 बाय 3 कितना होगा, तो फोर्स ऑन 1 बाय 3। अब देखो मैं ये मान के चलता हूं कि बैलेंस तो तभी हो सकता है जब वो इस तरफ खींचेगा, बैलेंस तो तभी हो सकता है जब वो इस तरफ खींचेगा। तो मुझे बताना जरा, अगर ये इस तरफ खींचता है तो क्या बनेगा जरा बताओ, फोर्स ऑन 1 बाय द 3 कितना आएगा बताओ जरा, के। एक काम ये करो, मैं आपको बताता हूं थोड़ा डायरेक्शन को लेके आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन कि सर आपको कैसे पता कि वो माइनस का है। तो मैं एक सिंपल सी बात ये कहता हूं कि ये वाला जो चार्ज है थर्ड वाला, इसके ऊपर जहां कहीं भी फोर्स लगाए, फोर्स ऑन 1 बाय द 3 कितना लगाएगा बोलो सब बच्चे, के, और कितना आएगा बोलो, क्यू डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। मैं बस एक बात कहूंगा, फॉर सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए आपका फोर्स ऑन 1 बाय द 2 प्लस में फोर्स ऑन 1 बाय द 3, नेट शेल कितना होना चाहिए, जीरो। ये समझे नहीं आप लोग, दोनों का फोर्स मिला के नेट शेल क्या होना चाहिए, जीरो। हर्षित नहीं आ रही बात समझ में, लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि जीरो कब होगा, जब दोनों सेम दिशा में नहीं होंगे तभी जीरो होगा, अगर सेम दिशा में हो तो जीरो नहीं हो सकता, फिर तो जुड़ जाएगा। तो पक्का एक इधर होगा और एक क्या होगा बोलो, इधर। तो मैंने कहा 1 पे लगाया हुआ फोर्स 2 की वजह से और 1 पे लगाया हुआ फोर्स 3 की वजह से, दोनों का सम मिला के बोलो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। किसको समझ में नहीं आई ये वाली बात, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो मुझे बताओ, फिर देख बोलने से बाज नहीं आएगा बिल्कुल भी, पेपर में भी बोलता रही हो, क्लियर है। अब बताओ क्या आएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बोलो, क्यू बाय 4, अंदर बोलो क्या बचेगा, क्यू बाय, सीधा उस तरफ भेज देते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसको के क्यू बाय में क्या, एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में के क्यू स्क्वायर बाय 4। बताना कितना आ गया, के से के गया, क्यू से क्यू गया, पहले हमें इसके ऊपर भी निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर भी निकालना पड़ेगा हमें। पहले हमें एक्स की पोजीशन भी निकालनी पड़ेगी बच्चों। इसमें अरे बच्चों प्लीज यार, इसमें ना दो चीजें पूछी हुई हैं। वन तो आना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही है क्या? नहीं मैं बीच वाले पे ले रहा हूँ, सेंटर वाले पे ले रहा हूँ।
देखो भाई इसको ऐसे थोड़ा सा प्रोसीड करना पड़ेगा। पहली बात तो देखो, पहले तो ये x निकालना पड़ेगा कि इधर भाई, पहले तो ये x निकालना पड़ेगा कि हमने इस चार्ज को रखा कहाँ है। अब मैंने कहा मैंने कहीं भी रखा हो, लेकिन उसके ऊपर लगने वाला दोनों तरफ से फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या होगा, बैलेंस। और एक बात पक्की है, इधर एक बात पक्की है, ये जैसा मर्जी चार्ज हो, अगर ये प्लस का भी हुआ तो ये वाला इधर धकेलेगा, वो वाला इधर धकेलेगा। ये माइनस का हुआ तो ये वाला इधर और वो वाला इधर। इसका मतलब एक बात की श्योरिटी, बीच में जैसा मर्जी चार्ज रख लो, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स और उसकी वजह से लगने वाला फोर्स अपोजिट होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर अपोजिट होगा तो मैंने क्या करा, मैंने कहा अगर ये x दूरी पे है, प्रियांशु इधर, अगर ये x दूरी पे है तो इसकी वजह से कितना फोर्स होगा, बोलो k क्यू बाई में क्या बोलो x स्क्वायर, उसकी वजह से कितना होगा k क्यू क्यू बाई में बोलो क्या 2 माइनस x का स्क्वायर, बराबर होगा ना फोर्स। नहीं आए बात समझ में। फोर्स ऑन दिस चार्ज बाय दिस एंड फोर्स ऑन दिस चार्ज बाय दिस, दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली बराबर। अगर सिस्टम किसमें है बोलो, इक्विलिब्रियम में। किसमें बोलो, इक्विलिब्रियम में। क्या ये वाले बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझे? नहीं, इधर जैसा मर्जी तुम चार्ज रख लो, आपका फोर्स, मान ले तुम्हें नेगेटिव चार्ज है तो प्लस वाला इधर खींचेगा, ये वाला प्लस वाला इधर खींचेगा। मान ले पॉजिटिव है तो ये वाला उधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर। कुछ भी रख ले, क्या आना है, अपोजिट ही आना है ना। तो उसको मैंने डायरेक्टली इक्वल रख दिया। समझे? नहीं, माइनस रखने में कैसे आएगा, आपका प्लस पे आ तो रहा है आंसर। आप देखो तो सही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपका बीच वाला चार्ज जैसा मर्जी हो, तुम मुझे बस इतना बताओ कि एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा। और जब दो फोर्सेस हमें पता है ऐसे हैं तो हम उनको क्या रख सकते हैं, बराबर होंगे तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। बराबर होंगे तभी तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, या तो तुम क्या करो, या तुम ऐसे करो F1 प्लस में F2 डालो, फिर तुम्हें पता है एक इस तरह को तो इसको माइनस में ले लो, फिर वो जाके प्लस में जाएगा। तो पहले वाला ऐसे ही करो। ठीक है, ओए क्लास प्लीज, अब तुम इसको सॉल्व करो। k क्यूब बाई में ये दोनों आमने सामने चीजें कट जाएंगी, पीछे आशीष यहां नीचे बचेगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस तरफ भी स्क्वायर है, इस तरफ भी स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आता है। अच्छा बताओ इसका कैसे आएगा, एक प्लस का एक्स आएगा, एक माइनस का। माइनस वाला एक्स आपको कुछ देगा ही नहीं, क्योंकि आप करके देख लीजिए, माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन प्लस एक्स वाला आपको रिजल्ट देगा 2x बराबर में 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि जो प्लस क्यू वाला जो भी चार्ज हमने बीच में रखा है वो कहां पर रखा है, एग्जैक्टली इन बिटवीन, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रखा है। कहां रखा है बोलो, मिड पॉइंट पे। तो पहले तो आपको एक्स की पोजीशन पता लगानी है। क्या पता लगानी है बोलो, पोजीशन। लगी पोजीशन पता। अब आप क्या बोलोगे इधर भाई आशीष, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इन साइड वाले फोर्सेस पे भी, इन साइड वाले चार्जेस पे भी जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। क्या होगा? तो मैंने कहा भाई फोर्स ऑन 1 बाय द 2, फोर्स ऑन 1 बाय द 3, नेट शेल क्या बनेगा बोलो, 0 बनेगा। अच्छा, इस केस में मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं आमने सामने क्योंकि मुझे नहीं पता है कि बीच वाले चार्ज का नेचर कैसा है, बीच वाले चार्ज का नेचर कैसा है। तो मैंने बस इतना ले लिया कि फोर्स लग रहा है 1 पे जो 2 की वजह से, फोर्स लग रहा है जो 1 पे 3 की वजह से, उन दोनों का सम बोलो क्या है, 0। अब इसको सॉल्व करो। 1 की वजह से लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाय 4, दूसरे वाले की वजह से लग रहा है के क्यू बाय में क्या बोलो, एक्स स्क्वायर। आमने सामने ले जाओ, एक्स की वैल्यू 1 रख दो, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू बाय 4। कितनी आ गई? मतलब कि बीच में हमें नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, कितने मैग्नीट्यूड वाला, माइनस के क्यू बाय 4 वाला। और कहां रखना पड़ेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। नहीं आया समझ में? नहीं आया, दोबारा बताऊं? अरे हुआ कुछ क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले उसकी पोजीशन पता लगाओ, कहां रखा है, ऐसे बराबर करके, और बाद में किसी भी साइड वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या ले लो बोलो, 0। उससे आपका नेगेटिव, उसका चार्ज भी पता लग जाएगा वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। समझ में आ रही बात? नहीं आई बात समझ में? क्लियर? पक्का? नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो, पढ़ना जल्दी से। अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। क्या सही बोल रहा है? एक नेगेटिव चार्ज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, और नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो वो अलोंग नहीं मूव करता, उसके अपोजिट मूव करता है। आप सब कह रहे हैं सही है। तो पहला वाला असर्शन तो गलत गया, असर्शन तो गलत गया। अब असर्शन अगर गलत हो गया तो मेरे को लगता है कि मुझे रीजन चेक करना ही नीचे, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसी बना रखी है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में असर्शन गलत है, वो है डी ऑप्शन, बाकी 2 में ट्रू है। समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर हो गया? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आया समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा आया था 2020 में, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है। वेक्टोरिकली थोड़ा सा आया था क्वेश्चन, सुन लो कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अच्छे आ रखे। क्या हो गया? 10th क्वेश्चन देखो भाई,
अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज बोलो कितना है 2 माइक्रोकूलम एंड हैविंग अ मास ऑफ 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4i, इसकी वेलोसिटी है 4i। ऋषभ 4i का क्या मतलब है? 4i का मतलब है कि पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहां मूव कर रहा है बोलो? x डायरेक्शन में। चार्ज इतना है, मास इतना है। आगे की बात सुनो। एट टाइम 0 द पार्टिकल्स एंटर्स इन ए रीजन हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। कह रहे ये पार्टिकल ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है? 80i प्लस में 60j। कोई बता सकता है मुझे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना प्रॉपर्ली एक्स में ना प्रॉपर्ली वाई में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना थोड़ी सी ऐसे है, थोड़ी सी ऐसे है। मतलब कि इसके अंदर 80 यूनिट्स की स्ट्रेंथ लग रही है एक्स में भी और 60 की बोलो क्या लग रही है वाई में भी लग रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम 5 सेकंड, एट टाइम 5 सेकंड। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा, बस ध्यान से सुनना, आपको एक बारी में समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे करना है वाला। आपसे पूछा कि वेलोसिटी बताओ 5वें सेकंड, 5 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो मुझे एक बात हो, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो ऐसा क्या होगा कि उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। फोर्स का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज एक्सेलरेट करती है, मान लो किसी के ऊपर एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो हर सेकंड में कितने की स्पीड बढ़ेगी बोलो? 3 की। तो कुछ 4 सेकंड बाद उसकी 12 हो जाएगी, 5 सेकंड में 15 हो जाएगी, ऐसी तो कुछ होएगा ना। मेन आप पहले लॉजिक समझो कि क्यों किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, क्या लॉजिक है उसके पीछे। क्योंकि सर एक चार्ज पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स कितना लगाती है बोलो? Q इंटू ई। कितना लगाती है बोलो? अब फोर्स लगाती है तो पक्का उसके पास क्या होगा बोलो? मास इंटू एक्सेलरेशन। डेफिनेटली इट हैज सम एक्सेलरेशन, डेफिनेटली इट हैज सम। एंड अगर उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है और कुछ समय के लिए वो एक्सेलरेट हुआ है तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। तो सवाल बहुत क्लियर है। चार्ज दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है उसकी, टाइम 0 पर वो इसमें एंट्री लेता है। बताओ 5 सेकंड बाद कितनी होगी? क्या आपको काइनेमेटिक्स से थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है कि यार ये सारे पैरामीटर्स कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ एक्सेलरेशन a है, कुछ समय t के लिए लगा, तो v = u + 80 मुझे दिख रहा है, लगता हुआ? हर्ष नहीं आया ना समझ में? मुझे v = u + 80 दिखता हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसमें? मतलब कुछ क्लियर हो रहा है कि v = u + 80 बनाना चाहिए इसमें। क्लियर है? अब मुझे बताना जरा, u पता है, u पता है, t पता है, a पता है? कह रहे ए नहीं पता सर, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज पता है, मास पता है, तो बोलो ए भी आ गया कि नहीं आ गया? समझे? नहीं समझे? तो मुझे बताना जरा ए का वैल्यू कितना आएगा। तो बोलेंगे चार्ज कितना बोलो? 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू ई। बोलो कितना सब बच्चे? 80i प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते चलो, 60j। मास कितना बोलो? 1.6 ग्राम। केजी में करोगे तो 10⁻³ बताओ जरा कितना आएगा? ये ऊपर बचेगा, पॉइंट हटाओगे तो 1 10 और आ जाएगा, 10⁻⁴ बनेगा। ऐसे ही पुट कर दूं? थोड़ा काट लें इसको, 10⁻⁻5 -3 -2 तो 10⁻²/8। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सही है, कोई नहीं, यहां पर छोड़ रहा हूं मैं इसको। अब मेरे को एक्सेलरेशन मिल चुका है, अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। मुझे बताना जरा v बोलो क्या आएगा? u बोलो कितना? 4i। अरे u बोलो क्या? 4i। एक्सेलरेशन बोलो कितना? 10⁻²/8 80i प्लस में 60j इंटू में बोलो क्या? 5। अरे जैसे तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टोरिकली दी है, जैसे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरिकली दी है, तुम भी फाइनल वेलोसिटी वेक्टोरिकली दे दो, खत्म क्वेश्चन। कैसे दूंगा भाई? ये बोलूंगा 4i, ध्यान देना, नहीं आ रहा समझ में भाई? 4i। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को बाद में कर देंगे, पहले अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 से 8 कटेगा 10 पे, और 10 से ये कटेगा तो बोलो कितना आ जाएगा? 0.1 मुझे बताओ ये कितना आएगा? ये बनेगा हमारा 0.6/8 यानी 0.3/4 j कैप इंटू में बोलो क्या? 5। 0.5 i कैप, यही तो होगा। अरे यार नहीं आया समझ में भाई? 8 से 80 कटेगा 10 पे, 10 से 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई होएगा, 10⁻⁻1 आ जाएगा, यानी 0.1 आ जाएगा। इधर क्या हुआ? 1 0 हट जाएगा,
तो बनेगा 0.6 बाई में 8, 0.6 बाई 8 को काटूंगा तो 0.3/4। सिंपल है यार, इसको मैथमेटिक्स में क्या टेंशन ले रहे हो तुम लोग। तुम्हें पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, आई को आई से जोड़ने वाला हूँ और जे वाला छोड़ दूंगा। तो 0.5 आई कैप आएगा और बोलो कितना आएगा 1.5 जे बाई में 4। बताना आई वाला आई से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4.5 आई। तुम इसको थोड़ा और चाहते हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हो यहाँ पर कि 1.5 बाई में 4 जे कैप। तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, सम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज सम वेलोसिटी विद वाई डायरेक्शन। मतलब कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी देखो भाई, पार्टिकल शुरुआत में समझने की भी कोशिश करो यार, ऐसे हंसी मजाक मत लो हर चीज को। पार्टिकल शुरुआत में सिर्फ एक्स में चल रहा था, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल हुआ वो अब ऐसे जाएगा। क्यों जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगी हुई है ऐसे, मतलब उसका फोर्स एक्स में भी लगेगा और वाई में भी। तो जब पार्टिकल में फोर्स एक्स में भी लगेगा और वाई में भी, तो वो कहां की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा। मींस इट हैज सम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन। लेकिन क्वेश्चन देखो आप लोग ध्यान से, पढ़ते के साथ ही समझ में आ रहा है कि मुझे v = u + at जैसा कुछ लगाना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में। और a कहां से निकलेगा, तो a यहां से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए। समझ आया, एक बार कर रखा होगा फिर दोबारा ऐसा क्वेश्चन दिखेगा वेक्टर टर्म में तो बना लोगे ना, पक्की बात है। आगे बढ़ सकता हूं, बंसी का नहीं आया समझ में, श्योर ना, या टाइम लेना चाहते हो इसको देखने के लिए एक बार। नेक्स्ट, बातें नहीं। 2 पॉइंट चार्जेस है 1, 4 आर कैप 30 सेंटीमीटर अपार्ट। How from the 1 microcoulomb charge on the line joining the two charges will the net electric field will be 0? चलिए सुन लीजिए, क्वेश्चन है एक माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। सुन लो, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है ये, बातें मत करो। कह रहा है बताओ इस एक माइक्रोकूलम से कितना दूर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक 0 होने का कारण क्या है आपको पता है। प्लस से फील्ड कहां की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ। कहां की तरफ बोलो, मान लो कोई पॉइंट है यहां पर कहीं, ये इससे x दूरी पे है, उससे कितनी दूरी पे है। सब बच्चे मुझे बस एक बात बता दो, ये प्लस वाला चार्ज किस डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा, बाहर की तरफ, और वो वाला अपने बाहर की तरफ। अरे कोई तो एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहां पर इसकी वजह से बनने वाली फील्ड और उसकी वजह से बनने वाली फील्ड बिल्कुल क्या होगी, बराबर। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। वो मुझसे दूरी पूछ रहा है, नहीं आया समझ में। सिंपल पॉइंट पूछ रहा है कि 1 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। उसका कारण 0 होने का ये है कि 1 माइक्रोकूलम भी अपने बाहर की तरफ बनाएगा, 4 भी अपने बाहर की तरफ बनाएगा, दोनों की किसी पॉइंट पे बोलो क्या हो जाएगी, कैंसिल। मुझे नहीं पता किस पॉइंट पे, तो मैंने x मान लिया कि यहां से x, वहां से 30 माइनस x। तो मुझे बताओ E1 किसके बराबर आएगा, मुझे बताना E1 कितना बनेगा इसका, Q यानी 1 इंटू में 10 की पावर कितना, -6, KQ बाई में r² होता है यानी x² आ जाएगा। बराबर में बताओ कितना आएगा, K 4 इंटू में 10 की पावर -6 डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, 30 माइनस में बताना क्या बनेगा, K से K कट गया, इससे ये कट गया, बताओ कितना आ गया, 30 माइनस x का स्क्वायर बराबर में 4x²। जब भी दोनों तरफ स्क्वायर हो तो एक तरफ रूट बना सकते हो, तो ये बनेगा 2x, लेकिन प्लस का भी। और तो मैंने एक बार इसको सॉल्व करा प्लस के साथ और एक बार मैंने इसको सॉल्व करा, एक वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, एक वैल्यू नहीं होगी एक्सेप्टेबल। देखते हैं कौन सी। तो यहां पर बन जाएगा 3x बराबर बोलो कितना 30, x बराबर कितना आ जाएगा बोलो 10। और लॉजिकली लग भी रहा है कि यहां से 10 सेंटीमीटर और वहां से 20 सेंटीमीटर। क्लियर होता है कि नहीं होता। और यहां पर बताना जरा कितना आएगा बोलो, उसको उधर लाऊंगा तो x बराबर में आ जाएगा -30। नॉट पॉसिबल। अरे क्या ऐसा हो सकता है 30 इधर, 30 तो पूरा नहीं हो सकता ना, बीच में तो कहीं ना कहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आ रही बात समझ में, रितिका नहीं है ये वाली बात समझ में कि यहां से 10 सेंटीमीटर दूर। अच्छा कोई लॉजिकली बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि इसके थोड़ा नजदीक है, उससे थोड़ा दूर है, उसका चार्ज ज्यादा है यार, उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर तुम बिल्कुल बीचों बीच सोचोगे तो वो ज्यादा ताकतवर बना रहा होगा और वो कम बना रहा होगा, तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा उधर जाना पड़ेगा ताकि इसकी वीक हो जाए, उसकी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग, तो बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में, मिस्ट्री दोबारा बताऊं हंसी का, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, हमने ये रिंग वाली ड्राइव करी क्लास के अंदर जिसमें रिंग था और मैंने यहां पर पूछा था, कर रखा है ना। तो ये आप लोग ड्राइव कर लोगे घर से, ड्राइव पार्ट कर लोगे ना वीडियो से कवर, ठीक है। उसके बाद सुनो, देखो ये क्या है ना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, बोर्ड पे देखना सब बच्चे। 13 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस q1 q2 qn विद द पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 r3 rn रिलेटेड टू सम ओरिजिन o। कह रहा है कि किसी एक ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, बातें मत करो भाई, किसी एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ चार्जेस रखे हुए हैं q1 q2 q3 और बोलो क्या qn। इन सब की पोजीशन वेक्टर मतलब ये कितनी दूर है यहां से, बोलो r1 वेक्टर,
यहां से बोलो क्या है, और आर एन वेक्टर, समझो। हाँ भाई, अब क्या बोलता है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी विद पोजीशन वेक्टर आर पी ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। कह रहा है कि बताओ ये सारे चार्जेस जो यहां पर हैं, इनकी वजह से किसी एक सर्टेन पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि मेरे पास यहां पर एक Q1 चार्ज है, यहां पर एक Q2 चार्ज है, यहां पर एक Q3 चार्ज है, ठीक है, और मैं बोलूँ कि इस जगह पर इन सब की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बताना कैसे बताओगे। इस Q1 की वजह से आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी, समझना मेरी बात को, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी, इसको बोलो क्या बोलोगे, E1। और जरा बताना E1 का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, पहले इसको समझ लो। E1 का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय में जो भी ये दूरी होगी, अरे जो भी ये दूरी होगी, है ना, आप इसको बोल सकते हो R1। नहीं आ रही बात समझ में, तो R1 का स्क्वायर, समझो। नहीं आ रही बात समझ में। हाँ, डायरेक्शन अगर मैं मार्क करना चाहूं तो मैं यूनिट वेक्टर भी लगाऊंगा, थोड़ा सा वेक्टर्स का हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो। Q2 बोलो क्या आएगा, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, याद आ रहा है। अब मैं नेट कैसे करूंगा उनका, नेट कैसे करूंगा सर, ये वेक्टोरिकल सम होता है, क्या होता है बोलो। उसके लिए आप लोगों को क्या क्या पता होना जरूरी है कि इन सभी वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इन सभी वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है। जैसे कि अगर सारे वेक्टर एक ही दिशा में जुड़ जाएगा, सारे वेक्टर अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, कोई दो वेक्टर ऐसे हैं तो नेट सेल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि भैया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इन सबका क्या आएगा, वेक्टोरिकल सम। क्या आएगा, वेक्टोरिकल सम। आपको पता है कैसे करना होता है, मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो वो रिजल्टेंट वाला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या आपको बोला था सारे वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व कर लो। वो सब करके नहीं दिखाना, आप लोगों को E1 E2 E3 सारे लिख दिए और आप बोलोगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का बोलो क्या होगी, वेक्टर सम। इन सब का क्या होगी, मैं आपको ना इसका आंसर दिखाता हूं प्रॉपर्ली, तब थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को किस तरीके से पेपर में करना है। देखो एक बार पढ़ो इसको। यहां पर इसने क्या करा है, क्लास प्लीज, ये Q1 चार्ज रखा आशीष, यहां पर इसने Q1 चार्ज रखा, यहां इसने Q2 चार्ज रखा, ये वाला क्वेश्चन है ना 13th है। तो इसने n चार्जेस नहीं, बस 2 ही चार्जेस समझाने की कोशिश करिए, और एक चार्ज इसने लिया, बोलो कौन सा, Q0 चार्ज, जिसके ऊपर हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालने वाले बोलो, उसका क्वेश्चन ही ये था कि अगर ये मेरे पास कुछ चार्जेस हैं और एक फलाना चार्ज कहीं पर है, फलाना चार्ज कहीं पर है, फलाना चार्ज कहीं पर है, तो उस चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब की वजह से कितनी होगी। तो मैंने कहा ये वाला Q1 चार्ज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनाएगा, ये वाला Q2 वहां पर ऐसी बनाएगा, ये वाला Q3 वहां पर ऐसी बनाएगा, Q1 ऐसी बनाएगा, बोलो है कि नहीं, सब ऐसी बनाएंगे। उन सब का बोलो क्या आएगा, वेक्टोरिकल सम। क्या आएगा, अब दूरी को इन्होंने कैसे मान लिया, 1 से लेकर इस P पॉइंट तक की दूरी को इन्होंने R1P मान लिया, 2 से क्या मान लिया R2P, 3 से क्या मान लिया, और 4 से क्या मान लिया R4P। समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा वेक्टर तरीके से दिख रहा है तो हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, लेकिन कुछ नहीं है। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ये R1 दूरी पे है, ये R2 दूरी पे है, मुझे एक फलाना Q0 चार्ज पे जो कि P पॉइंट पे है वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो कह रहा 1 वाला कितना बनाएगा E1, 2 वाला कितना बनाएगा E2, इन दोनों का वेक्टोरिकल सम क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का वेक्टोरिकल सम क्या होगा, देखो एक बार आंसर को, देखो एक बार आंसर को। 1 वाला कितना, फोर्स को छोड़ दो, फोर्स को छोड़ दो, अब 1 वाले की बस इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ कैसे लिखी हुई इसने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 वाले की। अरे 1 वाला कितना बनाएगा बताना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R1P का स्क्वायर, R1P का, और ये क्या लिखा होता है पता है, R1P का यूनिट वेक्टर। अब जिनके पास मैथमेटिक्स है वो तो जानते हैं एग्जैक्टली क्या होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है ना भाई, थोड़ा सा देखो, जैसे मान लो ये P पॉइंट है तो ये R1P है, ये वाला बोलो क्या है, ये वाला बोलो क्या है। तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट के वेक्टर को बोलो हम क्या बोलते हैं, R1P का कैप। जैसे x डायरेक्शन में एक यूनिट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, I कैप, y डायरेक्शन में क्या होता है, J कैप, z डायरेक्शन में क्या होता है, K कैप। तो वैसे ही इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, जो ये 1 से निकल रही है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को बोलो क्या बोला गया, R1P कैप। क्या बोला है, ऐसे E2 बोलो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द सेकंड चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, द सेकंड चार्ज इज Q2 डिवाइड बाय में R2P का स्क्वायर, और क्या आएगा R2P कैप, R2P कैप। ये समझ नहीं आया, और आप क्या बोलोगे, इन दोनों का वेक्टोरिकल सम, इन दोनों का वेक्टोरिकल सम, सीधा आप जोड़ सकते हो बस, और बोल सकते हो वेक्टोरिकल सम हमारा क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट। तो ये वैसे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको बताऊं,
इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोग सोच पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वेक्टोरिकली बस थोड़ा सा लिख के आना है यार आप लोगों को, या नहीं लिख पाओगे? दोबारा बताऊं इस चीज को मैं, या थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ गया इसका? ठीक है, आओ वापस से। पढ़ना भाई। अब ये वाले ना केसेस आप लोगों ने एक बार भी नहीं करे हुए, बताता हूं, एक बार समझ लेना, इसके 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे तुम बस इतना बताओ, सबकी नजरें बोर्ड में भाई, एक प्लेट रखी हुई है हर्षित, यहां पर एक न्यूट्रल प्लेट रखी हुई है, इसके सामने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है। मुझे बताओ किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बनेगा? भाई एक सिंपल सी बात है, अगर यहां प्लस क्यू चार्ज आया तो इस प्लेट का माइनस सारा इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और प्लस पीछे एक्यूमुलेट हो जाएगा। अरे हो जाएगा। अब तुम मुझे बताना प्लस से फील्ड कैसे निकलती है? बाहर की तरफ, और माइनस पे टर्मिनेट होती है, तो ये निकलेगी फील्ड बाहर की तरफ और ऐसे माइनस पे टर्मिनेट होगी। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा इस वक्त कि सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल क्या बना रही हो? परपेंडिकुलर हो। सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? तो अगर मैं किसी प्लेट के सामने पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बनेगा। प्रियांशु नहीं आ रहा समझ में? अगर मैं इसी के आगे माइनस क्यू रख दूं, बताओ, अब बताओ, अगर मैं इसी के आगे माइनस क्यू रख दूं, बताओ, तो यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा। बताओ कैसी बनेगी? अब प्लस से आएगी इस तरफ को, सब कुछ ऐसा ही बना दो, बस एरो को क्या कर दो? रिवर्स कर दो। ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आया हुआ है, तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो मुझे बताना जरा। कह रहा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। किसी एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट के सामने माइनस क्यू चार्ज को रखा हुआ, नीचे वाला बन जाएगा, हो जाएगा। फिर बोलता है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब प्लस क्यू वाला बना देना, हो जाएगा। उसके बाद व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप? क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में क्या होती हैं? टर्मिनेट होती हैं। तो वापस पॉजिटिव से पॉजिटिव तो लूप नहीं बना सकती ना, तो इसका मैंने आपको लिखवा रखा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रॉस नहीं करती हैं? बिकॉज, बहुत बढ़िया, ये लिखवा रखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रॉस करेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। फिर से वही हो गया भाई, अब देखो इजी हो रहे हैं। A point charge plus q is kept in the vicinity of the uncharged conducting plate. Sketch the electric fields. तो vicinity का मतलब ये है कि इसके vicinity मतलब इसके सामने ही रखा हुआ एक तरीके से, तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? बना पाओगे? नहीं आ रही बात समझ में? बीच के 5-6 क्वेश्चन इजी हैं। आ जाओ भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ो जल्दी से पहले, क्योंकि डायपोल हमने पहले करा है, पढ़ा हमने डायपोल है पहले, तो डायपोल पढ़ लेते हैं। टॉर्क वाला मुद्दा ही बता देता हूं, आ जाओ। पहले तो तुम मुझे ये बताओ सारे के सारे, ओए अभी तक के क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं हुए? रितिका 20 क्वेश्चन तक बनाए हैं, नहीं आए समझ में या मुश्किल लग रहे हैं? अब तुम सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, ओए रुक जाओ भाई रुक जाओ। सबको एक बात पता लग गई कि डायपोल अपने एक्सियल पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय में क्या आर क्यूब, सॉरी एक्सियल पे इतनी बनाता है, इक्वेटोरियल पे कितनी बनाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय में आर क्यूब। अब मुझे तुम ये बताओ, व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सुन लो भाई क्लास, बहुत बातें कर रहे हो आप लोग। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें रख दिया मैंने डायपोल को, ये रहा इसका माइनस क्यू चार्ज, ये रहा इसका प्लस क्यू चार्ज। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज, हाँ चलिए, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। ये बताओ मुझे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगेगा? इसकी लेंथ आपको पता है 2a, अरे सबको पता है 2a है। और मान लेते हैं कि जो डायपोल है ना, अच्छा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? p की डायरेक्शन। वैसे तो बहुत बोलता है, ऐसे चुप हो गया।
माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यानी पी की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस क्यू। सुनो सुनो, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, फिलहाल बातें मत करो यार, इन दोनों के बीच का एंगल बोलो कितना है, बोलो थीटा है। मेरा बस आपसे ये सवाल है कि अगर ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो इसके ऊपर ट्रांसलेटरी फोर्स कितना है, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स, जल्दी से जवाब दे दो, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स, और इसके ऊपर नेट टॉर्क कितना है, जल्दी। पी साइन थीटा। आ जाओ आ जाओ, दो तीन बातें बता रहा हूं, उसके बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले हैं, बस बोर्ड पे देखते चलो। हर्ष मुझे बता, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पे कहां की तरफ फोर्स लगाएगी, बाहर की साइड पे, क्योंकि तेरे को पता है प्लस यहां पर है और माइनस यहां पर है, तो प्लस वाले पे तो लगेगा माइनस वाली साइड पे, और इस माइनस वाले पे पीछे की साइड पे। अच्छा, दोनों बराबर क्यों लग रहे हैं बंसिका, ये आगे वाला और ये पीछे वाला बराबर क्यों है, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जितनी स्ट्रेंथ वहां पर है उतनी स्ट्रेंथ यहां पर है, क्योंकि डायपोल है तो जितना चार्ज वहां पर है उतना चार्ज यहां पर है, बस प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से आगे इस पे लगा और इस पे पीछे लगा, जिसके कारण से मैं ये बोल सकता हूं कि इस पे आगे जितना लगा उतना ही पीछे इस पे लगा, तो ये ना आगे पीछे तो नहीं जाएगा, बस यहां घूमेगा, क्या करेगा बोलो, घूमेगा। अगर सोचो सिर्फ आगे वाले पे लगता तो ऐसे जाता, सिर्फ इधर लगता तो पीछे जाता, ट्रांसलेट करता, बट ये दोनों तरफ लग गया तो इससे क्या कर गया बोलो, घूम गया। घूम गया इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगा, टॉर्क लगा। क्या लगा, तो मैंने बोला नेट ट्रांसलेटरी फोर्स तो जीरो है, बिकॉज क्यू ही आगे क्यू ही पीछे, बोलो कितना आ गया, जीरो। बट मुझे बताओ नेट टॉर्क का वैल्यू कितना निकाला था मैंने ड्राइव करके, इसका पीई साइन थीटा, पीई, जिसमें तुम मुझे बताओ थीटा क्या होता है, यहां पर थीटा क्या होता है बोलो, एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट याद कर लो जल्दी जल्दी चीजें। अब तुम मुझे बस ये बताओ, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और इसके अंदर मैं डायपोल को ऐसे प्लेस कर दूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, कौन बताएगा मुझे, फिलहाल पहले वाले केस में टॉर्क कितना, थीटा कितना है बताओ, क्योंकि डायपोल मोमेंट ऐसे है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, थीटा कितना है बोलो, जीरो। मुझे बताओ टाउ कितना लगेगा, आंसर कितना आएगा, ऐसे में कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इसका मैथमेटिकल रीजन ये है कि प्लस क्यू वाले पे उस तरफ फोर्स लगा, माइनस क्यू वाले पे, और अब ऐसे में तो भैया टॉर्क लग ही नहीं सकता ना, टॉर्क लगने के लिए तो कपल बनना जरूरी है, अभी आगे लगा रहे हैं पीछे लगा रहा है, नेचुरल ट्रांसलेटरी फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी कितना, जीरो, घूम नहीं पाएगा, तो ऐसे में टॉर्क जीरो होता है। अच्छा, इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलो क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सुन लो आता है ना। अब सुन लो अगली चीज सुनो, अब सुनो कुछ और क्वेश्चन भी आने वाला है इसके ऊपर, मैं इससे पहले तुम्हें स्टेबल अनस्टेबल बता रहा हूं, क्योंकि बाद में वर्क डन वाला क्वेश्चन भी पूछता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल कितना होने वाला है, तो इसलिए ढंग से सुनो इस चीज को, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहली बात सबको समझ में आ गई, व्हेनेवर अ डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट हैज अ नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो बट इट हैज अ टॉर्क, हाउ मच, पीई, पी कितना होता है, क्यू इंटू टू वे। आपको इस डायपोल की इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, इतना चार्ज इतना सेपरेशन है, तो पी साइन थीटा का क्या होता है, टॉर्क लगता है। थीटा आपको सबको पता लग गया है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो मैंने कहा अगर डायपोल ऐसे लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल थीटा जीरो बन रहा है, तो जीरो का मतलब हो गया टॉर्क भी कितना, जीरो, ऐसे में घूमेगा नहीं। अच्छा, इसको स्टेबल क्यों बोलते हैं, इसका कारण भी है। माइनस वाली साइड कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस वाली साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस यहां पर है, तो माइनस वाला प्लस की तरफ और प्लस वाला तो स्टेबल होगा। लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूं कि अब कैसी पोजीशन है, जरा बताना, अब बताना जरा सब बच्चे, यहां प्लस क्यू और वहां माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो भाई एक बात है, डायपोल मूवमेंट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डायपोल मूवमेंट ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, थीटा बोलो कितना, टॉर्क तो अभी भी, अरे साइन 180 भी जीरो होता है। अब क्यों होता है ये मैं 50 बार बता चुका हूं, बार बार नहीं बताया जाएगा भैया। साइन 180 भी जीरो होता है, टॉर्क ऐसे केस में भी जीरो होता है, बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता। कैसा होता है, क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि सर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव वाला स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। नहीं है बात में। और टॉर्क क्यों नहीं लग रहा, उसका कारण क्या है, समझो टॉर्क क्यों नहीं लग रहा, उसका कारण क्या है कि प्लस क्यू वाले पे इस तरफ फोर्स लग रहा है क्यू ई, माइनस क्यू वाले पे इस तरफ लग रहा है क्यू ई। अरे यार माइनस वाला प्लस की तरफ आना चाह रहा है, प्लस वाला, तो इसलिए कैंसिल हो जा रहे हैं। नहीं है बात में। अच्छा, बिल्कुल ऐसे बीच में खड़ा हो तो ये, अगर बिल्कुल ऐसे खड़ा हो तो, बिल्कुल ऐसे, तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगा मैं सब क्यों सिखा रहा था तुम्हें। माइनस क्यू प्लस क्यू, बताओ 2a का सेपरेशन, बताओ ऐसे में क्या होता है,
थीटा 90 डिग्री हो गया और टाउ कितना हो जाएगा बोलो, पीई साइन 90, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क इज एक्टिंग एट दैट पोजीशन. दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क. समझ नहीं आया? क्योंकि ऐसे में क्यूई इस पे आगे लगेगा और क्यूई इस पे, क्या मैं मानूं कि टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया है ना, याद आ गया? अच्छा, अब एक और सवाल है मेरा आपसे. आशीष यहां पर बातें मतलब, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, क्या हो जाए? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, हैं? करा रखा है ये भी. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ऐसी हो जाए, कहीं से वीक और कहीं से स्ट्रांग, तो मुझे बताओ आगे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू E1 और यहां जो लगेगा वो क्या लगेगा? Q इंटू E2. अब ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं होंगे, या तो आगे वाला ज्यादा होगा या पीछे वाला. जिस तरफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा? टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा और ट्रांसलेट भी करेगा. तो हो सकता है कि ऐसे घूमता हुआ जाए आगे की तरफ, हो सकता है ऐसे घूमता हुआ है पीछे की तरफ, तो ऐसे करके चलेगा. तो इट विल ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट. ये बात याद रहेगी नहीं रहेगी? अगली बात समझो, अगली बात समझो. वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल. सुन लो अच्छे से. तो ये मैंने क्लास में भी करवा रखे हैं आप लोगों को. पहले आप लोगों ने अगर नोट्स अच्छे बना रखे, पढ़ रखे हैं ना, तो मेरे को ये चीज कोई जरूरी नहीं है बतानी. अब तुमने नहीं बनाया तो बताओ, ये मेरा तो फॉल्ट नहीं है ना? ये किसका फॉल्ट है? सुनो भाई, आशीष, हर्ष ये बता दो, ये डायपोल नॉर्मली कहां जाना चाहता है? ये डायपोल नॉर्मली कहां जाना चाहता है? मतलब कहां जाना चाहता है? अपने आप कहां जाना चाहता है? राइट में घूमेगा, लेफ्ट में घूमेगा? बता. क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगा. क्या सही कह रहे हैं? अगर सोचो मैं इसको क्लॉकवाइज ना घुमा के मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा. अरे यार, नेचुरली कोई चीज कहीं जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है, बट मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूं, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा. मानते हो कि नहीं मानते? तो अगर ये टॉर्क इस पे ऐसा लग रहा है बट मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूं, सो वी हैव टू डू सम वर्क. एग्री करते हो कि नहीं करते? तो आपको कितना काम करना पड़ेगा? वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 पोजीशन. अभी θ1 θ2 क्या है? अरे θ1 है पहले डायपोल कितना एंगल बना रहा था, और θ2 बोलो क्या है? बाद में डायपोल कितना एंगल बना रहा था. मेरी बात समझ में आ रही है? पहले कितना बना रहा था और बाद में कितना बना रहा था. तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला आया था कुछ, क्या लिखा था? PE1 PE cos θ1 माइनस कॉस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जो कि क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आया हुआ है. क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बोलेगा हाउ मच वर्क इज डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अ पोजीशन वेयर डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. कुछ बच्चे बातें करने से बाज नहीं आ रहे बिल्कुल भी भाई, कोई चिंता ही नहीं है पेपर की. डायपोल को कहां से कहां ला रहे हैं रितिका? डायपोल को कहां से कहां ले रहे हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम से. कहां पर? ऐसे. काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. कितना? तो आप बोलोगे सर पहले कितना एंगल है? 0. बाद में कितना एंगल है सर? 90 डिग्री. नहीं समझ पा रहे? अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन का फॉर्मूला हो गया PE cos 0 माइनस में cos, तो तुम्हें पता है cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है. कितना वर्क डन करना पड़ेगा? PE. तो PE अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा. नहीं आया समझ में? अच्छा, सेम क्वेश्चन आपको बोल दे वर्क इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. आ गया यार सब? तो स्टेबल से अनस्टेबल ला रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल ऐसे डायपोल है, समझो ऐसे डायपोल है, उसको तुमने घुमाया ऐसे, फिर ऐसे, पूरा अनस्टेबल ले आया. मतलब थीटा 0 था पहले, बाद में कितना हो गया? 180. अरे वो सीधा रखा हुआ था -q + q, तुमने ऐसे घुमाया और अब +q को इधर लिया और -q को इधर. बिल्कुल कितना घुमा दिया? 180. कितना घुमा दिया?
तो आप बोलोगे पहले एंगल था 0, अब कितना घुमा दिया बोलो, अब बाद में 180 है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पीई cos 0 माइनस का cos, सबको पता होना चाहिए cos 0 की वैल्यू 1 और 180 पे उसका रिवर्स होती है, मतलब -1 होगी, तो +1 हो जाएगी। आंसर कितना आएगा, खनक नहीं आया समझ में, वैल्यूज याद होनी चाहिए जरूरी भैया, cos 0 और cos 180 की, sin 0 और sin 180 की। अब मेरी बात सुनो, ये लॉजिकली वैसे समझ में आना चाहिए था कि अगर मैं स्टेबल से उसको परपेंडिकुलर वाली पे ला रहा हूं तो पी काम करना पड़ रहा है, तो यहां तक पी तो यहां तक भी और पी, तो पी कितना हो जाएगा 2p। अब तुमसे वो ऐसा सवाल करे, बताओ परपेंडिकुलर वाली पोजीशन से अनस्टेबल पे ले गया, बोलो कितना p, कितना बोलो। अच्छा उसने बोला कि मैं स्टेबल वाली पोजीशन से 60 डिग्री एंगल बना गया, तो स्टेबल वाली पे बोल दोगे 0 डिग्री और बाद वाली को क्या बोल दोगे 60 डिग्री, तो निकल के आ जाएगा cos 60 1/2 होएगा। नहीं आया समझ में, देखो ना cos 0 1 होएगा, cos 0 1 होएगा, cos 60 1/2 होएगा, तो 1 - 1/2 p/2 आएगा, आधा काम करना पड़ेगा। अरे नहीं आया समझ, p/2। सबको क्लियर हुआ ये वर्कडन वाला टॉपिक, पक्की बात है। आर्यन तुम्हारी कौन सी क्लास चल रही है भाई, तेरा भी पेपर होगा ना इस चैप्टर का, तो नहीं आता तेरे को सारा आता है, ध्यान तो नहीं दे रहा तू। तो भाई मैंने तो बोला था सुबह रखो क्लास, इससे बहुत बेटर होती है सुबह की क्लास। ये वाली जो क्लास होती है दोपहर में मैं तो कभी पढ़ाना पसंद ही नहीं करता, ये टाइम आपको कभी भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। सुबह 8 बजे की क्लास से बेस्ट क्लास कोई क्लास नहीं होती है। शुरू के 2 घंटे में जितना अच्छे से आप चीजें समझ पाते हो ना, उतना तुम पूरे दिन में किसी भी टाइम पे पढ़ लो नहीं समझ पाओगे, वो बेस्ट होता है, बता रहा हूं मैं आपको। कोई नहीं, मैं कल परसों नरसों जो भी 3-4 दिन क्लास है ना, सुबह ही आना है, किसी का भी स्कूल हो, किसी का रोल नंबर लेना हो भैया आप वीडियो से देख लेना, लेकिन सुबह रखते हैं बच्चों क्लास, जरूरी है, ठीक है, सुबह ही प्रोडक्टिव रहेगा। अरे रुको, अभी सो जाओ कह रहे, देखो हमारे पास ना ये टाइम नहीं है कि हम आज छोड़ दें और कल कर ले, अब हमारे पास जितना टाइम है ना वो लिमिटेड है, उनमें उन दिनों में हमें पूरा टारगेट लेके उतना करना ही पड़ेगा। और फिर वही बात है, कुछ छूट जाएगा ना फिर तुम बोलोगे सर आपने ना ये चीज नहीं कराई, वो फिर मैं पूरे सिलेबस का 99% कवर करा जाऊंगा, 1% छूट जाएगा ना तो तुम 1% पकड़ लोगे। सर 1% की वजह से मेरे ना 50 नंबर कट गए, फेल हो गया, मतलब 20 नंबर आए मेरे, तो 1% सारा आ गया पेपर, बाकी से कुछ नहीं आया सर। ऐसे करने लगते हैं बच्चे, जो एक चीज छूट जाएगी ना, सर ये नहीं कराया था आपने, ये नहीं कराया था, मेरे तो नंबर से चले गए। अब सुनो, अरे फिर लड़ाई शुरू होगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे बस ये बताओ, रुक जाओ, कुछ चीजें पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इक्वेटोरियल पे आती है, ड्राइव कर लोगे उनके। फिर मुझे बताओ डायपोल अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा, P sin थीटा। अगर वो बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो 0 टॉर्क, अनस्टेबल में तो भी 0, 90 डिग्री पे है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा P। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल याद हो गया। एक डायपोल को जब हम रोटेट करते हैं तो उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, वर्क डन कितना करना पड़ता है सर, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अगर एग्जाम में मुझे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड मिली तो वो वैल्यूज भी पुट करके मैं सॉल्व कर सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आखिरी बात बोलूंगा उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं फिर से। आखिरी बात सुन लो क्या है, बहुत बढ़िया, पोटेंशियल एनर्जी। अबे तुम्हें तो याद है सब कुछ यार। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, सुन लो, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं बस, ये बहुत जरूरी है, 1 मार्क्स में कई बार पूछी गई है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सुन लो। अब ये क्या चीज है भाई, ये कुछ नहीं है कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि कोई तुमसे ये बोले कि मान लो ये यहां पर रखा हुआ है, अभी फिलहाल स्प्रिंग ना स्ट्रेच कर रखी है ना कंप्रेस कर रखी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 0। लेकिन थोड़ी सी भी स्ट्रेच कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मुझे बताइए, कहता है कि एक डायपोल यहां पर प्लेस्ड है, डायपोल यहां पर प्लेस्ड है, तो अगर कोई डायपोल यहां पर प्लेस्ड है तो इसके पास एक एनर्जी है कि नहीं है, आप जैसे छोड़ेंगे भागेगा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर्ड एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर, डैम में बहुत सारा पानी है, स्टोर्ड एनर्जी उसके अंदर ना। आप लोगों के पास ये ब्लॉक पीछे खींच दिया, स्टोर्ड एनर्जी है इसके अंदर, समझ में आ रही बात। तो ये स्टोर्ड एनर्जी, इसके पास कितनी स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सब बच्चे फॉर्मूला याद करें, माइनस का PE cos थीटा, क्या याद करो,
पीई कॉस थीटा, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द डायपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट याद कर लो, हो जाएगा। शुरू करें क्वेश्चन, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं डायपोल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ो 24वां, क्या बोलते हैं? पढ़ो। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है consisting of the charges plus q and minus q separated by a distance l in a stable equilibrium in a uniform electric field. The electrostatic potential energy of the dipole is, कह रहे स्टेबल इक्विलिब्रियम में लगा हुआ है, आपको बस उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। क्या बतानी है बोलो? तो स्टेबल में थीटा 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो? माइनस का पी कॉस 0, तो माइनस का पी ऑप्शन में है। अच्छा, तो आप लोग P को लिखोगे Q इंटू 2A, लेकिन 2A को इसने L बोला है, 2A को इसने L बोला है, तो Q इंटू L इंटू E ऑप्शन है, माइनस का QL E। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? सीधा मिलेगा आंसर अगर तुम लोग ढंग से पढ़ के जा रहे हो तो। इसके बाद बोलो जल्दी से अगला, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल, बताओ। अभी पढ़ा है 0 पे, मैक्सिमम टॉर्क 90 पे होता है, जब 90 डिग्री होता है तब मैक्सिमम टॉर्क लगता है। नहीं आया, अभी तो बताया था मैक्सिमम टॉर्क। आगे बढ़े, ये क्या हो रहा है? सीटीसी क्यों बज रही है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट, भाई पूरा नहीं हो पाएगा। गर्ल्स पता है बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं करती क्लास में, बिल्कुल भी, सही बता रहा हूं मैं। आप लोग कुछ भी कहो, नंबर नहीं, आप आंसर नहीं दे रहे उसमें बैठ के, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हूं फिलहाल, अभी आप बातें कर रहे हो। अगर किसी भी वजह से कोर्स थोड़ा बहुत भी डिले होगा ना, तो वो आप लोगों की वजह से, गर्ल्स की वजह से कुछ भी नहीं है। क्लास में भी हमेशा टाइम पे रहते हैं, बिल्कुल भी अनडिसिप्लिन में नहीं रहती क्लास के अंदर। आप लोगों ने बहुत रायता फैलाया है सर। नंबर भले ही ले आओ आप लोग, कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत करिए आप लोगों ने क्लास में। सुनो, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। प्रियांशु क्या हो गया? इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कर लोगे ड्राइव। नेक्स्ट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओ यार कंफ्यूज मत हो जाना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बीच में से बाइसेक्ट करता हुआ परपेंडिकुलर पे इक्वेटोरियल है। कहीं कोई ये वाली तो सर ने कराई नहीं थी, यहां पर आके बोलो सर ये वाली तो कराई नहीं आपने। तो ऐसे हर एक चीज का नाम नहीं लिखवाया जाएगा, आपको खुद समझदारी होनी चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा पॉइंट है, फिर इक्वेटोरियल है, फिर इक्वेटोरियल है, वही चीज है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इतना, ठीक है, एट अ पॉइंट डिस्टेंस एक्स ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब वो इक्वेटोरियल, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछा हुआ इसने, अलग तरीके से लैंग्वेज में दे दिया है, ठीक है। ड्राइव है सिंपल, बहुत बार आया हुआ ड्राइव है। इसके बाद देखो, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ऑन द एक्सियल का डेरिवेशन आ गया, और आपको फिर ग्राफ भी ड्रॉ करना है। जब आर बहुत बड़ा हो जाता है बोलो ए से, तो आपको पता है दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डिक्रीज करती है। सिंपल है, दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसके बाद फिर ये क्या प्रूव करना है जरा देखो, अरे देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बस है वही E बराबर में 1/4πε0 2p बाय x क्यूब, 2p बाय एक्सियल का, किसका बोलो? एक्सियल का ड्राइव कर लोगे? अरे यार क्या हो गया? नेक्स्ट हो जाएगा, हो जाएगा। देखो कितनी बार ड्राइव आया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ कितनी है? ध्यान से देखो भाई, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ कितनी है बोलो? 2 सेंटीमीटर, यानी 2a हमारा 0.02 मीटर हो गया। काट मत देना, 2 से 2 उसकी लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? इस प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री विद द, तो थीटा कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2 × 10⁵ इफ द डायपोल एक्सपीरियंसेस द टॉर्क ऑफ दिस, टॉर्क भी दिया हुआ है लो, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज, यानी क्यों पूछा है यार? सिंपल है यार, टाउ का तुम्हें फॉर्मूला क्या पता है बोलो? P sin थीटा। P को तुम लोग क्या लिखते हो? अब मैं नहीं कराऊंगा इसके आगे, खुद सोचो। टाउ पता है, 2a पता है, पूरा 2a पता है सर, E पता है, साइन थीटा पता है, सॉल्व हो जाएगा। कितना कर सकते हो बच्चों ना, वैल्यू समझनी थी, फॉर्मूला याद होगा, काम बन जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओ, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी लगेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। सो ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, फोर्स एंड अ टॉर्क। नहीं है बात समझ में? नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क P sin थीटा प्रूव करना है। एक्सप्रेशन लिखना है, प्रूव भी नहीं करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन लिखना था, टाउ इक्वल टू बोलो क्या? P sin थीटा। देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है टॉर्क का इस बार, क्लियर है?
और फिर बोल रहा है कि वो ओरिएंटेशन बताओ जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो जब डायपोल बिल्कुल पैरेलल लगा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो कौन सी पोजीशन में होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जब ये और करके है तो बाकी सब में भी ड्राइव भी पूछा गया है। ठीक है, अरे नहीं आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, अब आप ये कहेंगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग कहते हैं नहीं हुआ है, तो सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है काफी, आ जाओ। नहीं तुम कह रहे थे ना नहीं हुआ है वाला क्वेश्चन, मुझे लगा था पता नहीं कभी कराया है। सुनो, हैं कराया हुआ है? अनिश का तुम कह रहे थे हुआ ही नहीं है, तुम ही तो कहते ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैंने कहा था हुआ है। अरे वाह, चलो ठीक है। अब सुनो सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ढंग से समझ लो बच्चों। यहां पर इस क्वेश्चन में एक डायपोल नहीं है। कितने डायपोल हैं? 2। सुनो सुनो, यहां पर कितने डायपोल हैं? बोलो 2। और इसने बोला कि देखो एक डायपोल दिखाता हूं मैं आप लोगों को, एक डायपोल ये रहा और एक डायपोल ये रहा। इन दोनों के बीच का एंगल देखो, ये रहा और ये रहा, बोलो कितना? 120। तो 2 डायपोल रखे 120 डिग्री एंगल पे। आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन है 2 स्मॉल identical electric dipole AB and CD, each of the dipole moment P are kept at an angle of 120 to the external electric field E pointing along the x direction. Pointing along the, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। As shown in the figure, find the dipole moment of the arrangement. इस अरेंजमेंट की नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क क्या होगा? अच्छा, नेट टॉर्क क्या होगा? P sin थीटा। तो पहले तो समझना पड़ेगा सर कि अगर एग्जाम में ऐसे 2 डायपोल आ जाए, एक डायपोल ऐसे आ जाए और एक डायपोल ऐसे आ जाए, मतलब कितना एंगल है? 120 डिग्री। मैं ऐसे कर दूं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे मान लो एक डायपोल। जरा मुझे बताना सब बच्चे, इसके डायपोल मोमेंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ। इसकी डायपोल मोमेंट P1 ऊपर की तरफ है, इसकी डायपोल मोमेंट P2 नीचे की तरफ है, -q से +q। और कितना एंगल बन रहा है? बोलो 120। क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटीज का नेट रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ फार्मूला ऑफ रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा। अरे एक डायपोल मोमेंट इधर है, एक डायपोल मोमेंट इधर, नेट डायपोल मोमेंट निकाल सकता हूं, नेट निकाल सकता हूं। ध्यान से देखते हैं एक बार, वैसे P आना चाहिए, सुन लो। अच्छा, ये कौन सा एक्सिस है? चलो एक्स एक्सिस की बाद में बात करते हैं, पहले इन दोनों का नेट रिजल्टेंट निकालते हैं। मुझे बताओ नेट रिजल्टेंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? a² + b² प्लस में, अच्छा दूसरी बात की डायपोल मोमेंट बराबर होगी। यस सर बराबर होगी, बिकॉज -q + q और उसने ऊपर लिखा हुआ आइडेंटिकल डायपोल से। कैसे डायपोल है? तो अगर आप इनको P1 P2 भी बोल रहे हो तो आप बोल सकते हैं कि सर ये P है और ये वाला भी P है, और अब ये 120 डिग्री पे है, तो नेट डायपोल मोमेंट कितनी बनेगी? तो आप लोगों ने बोला 120। अब देखो, जिन बच्चों को ना थोड़ा सा ढंग से पढ़ाई कर रखी है ना, उनको ये पता रहता है कि 120 डिग्री पे होने पे रिजल्ट बराबर ही आता है। अगर P और P 120 पे है तो P ही आएगा। वो BF3 वाला केस याद है, 11th क्लास में पढ़ा था, तो उसमें बराबर आता था। तो कोई नहीं, फिर भी देख लो क्या करोगे, बोलो P² + P² प्लस में 2P² cos 120। अब आप जिन बच्चों को cos 120 नहीं पता वो फंस जाएंगे। cos 120 की वैल्यू होगी हमारी -1/2, तो 2 से 2 कटेगा, बोलो कितना आएगा? आंसर कितना आ गया? P। मतलब जो नेट रिजल्टेंट आने वाला है वो P ही आने वाला है। क्या आने वाला है बोलो? अब वो P किस तरफ आएगा? बिकॉज ये दोनों बराबर थे तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा, बिल्कुल, मतलब उधर से भी 60 और इधर से भी, तो ये मेरी नेट डायपोल मोमेंट आ गई P। क्या आ गई बोलो? P। अब सुनो भाई, अब आप चाहो तो भूल सकते हो इन दोनों को, बिकॉज इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मैंने यहां पर निकाल लिया। नहीं आया समझ में सॉरीश? और अब उसने बोला टॉर्क कितना लगेगा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो किस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब तुम खुद सोचो कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा, क्योंकि वो 60 होएगा तो ये वाला कितना होएगा? 30। अरे नहीं आया समझ में यार, तो वो वाला 60 तो ये वाला कितना बोलो? 30। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये समझ नहीं आया ना, कैसे बन से? क्या नहीं आया भाई? उस तरफ से 60 होगा, इस तरफ से भी 60 होगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? तो मुझे बताना जरा, 30 है तो टॉर्क कितना लगेगा? PE sin थीटा, तो नेट डायपोल मोमेंट भी P ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है sin 30। sin 30 की वैल्यू नहीं आया समझ में? ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। क्लियर हुआ? अगर मान लो ये 2 डायपोल कैसे भी आपको बना के दे दे, तो क्या आप लोग अब कर लोगे? 2 डायपोल से पहले क्या निकाल लेना? नेट रिजल्टेंट निकाल लेना डायपोल का, और उसके बाद वो कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। मैंने ये बिल्कुल बीच में इसलिए लिया बिकॉज ये भी P था वो भी P था, तो बीच में इसलिए आ गया। बिल्कुल नहीं आई बात समझ में? 60 इधर से 60 इधर से, बढ़ू आगे? श्योर? चलो नेक्स्ट बताओ। डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल इन द स्टेबल एंड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बताना डायपोल की ओरिएंटेशन कैसी होगी स्टेबल में और अनस्टेबल में? सर स्टेबल में 0 डिग्री पे और अनस्टेबल में 180 पे। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डायपोल। कर लोगे? बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा? तो सर ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा।
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल P इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। एक्सप्रेशन बताओ टॉर्क का, बता दोगे? टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बोलो? PE sin थीटा। और आइडेंटिफाई द टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन द एक्सप्रेशन। परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से होंगे इसके अंदर? एक डायपोल मोमेंट होएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डायपोल मोमेंट, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द टॉर्क। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर वही बात है कि नॉन यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म में वो क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा और रोटेट भी करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? एक बात हालांकि उसने और भी पूछी नीचे, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू P। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस तरफ को बढ़ रही है। पढ़ना जरा एक बार सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड ना उसी तरफ बढ़ रही है जिस तरफ डायपोल मूवमेंट है। मतलब हाँ बिल्कुल सही, उस तरफ को स्ट्रांग हो रही है। उस तरफ को बोलो क्या हो रही है? स्ट्रांग हो रही है। तो अगर उस तरफ को स्ट्रांग हो रही है, समझ रहे बात को? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ को स्ट्रांग हो रही है तो उस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा, इस तरफ का फोर्स क्या होगा? कम। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी बोलो? ट्रांसलेट भी करेगी और बोलो क्या करेगी? रोटेट भी करेगी। और विपरीत दिशा में करेगा तो क्या होगा? उल्टी दिशा में ट्रांसलेट भी करेगी। और भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ स्ट्रांग है तो ये आगे की तरफ नेट फोर्स, मतलब आगे की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, पीछे की तरफ कम। तो एक तो फोर्स बैलेंस नहीं है तो आगे ट्रांसलेट भी करेगा। और नहीं आया समझ में? पीछे की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये पीछे की तरफ ज्यादा फोर्स है, आगे की तरफ बोलो क्या है? कम। तो ये पीछे की तरफ जाता रहेगा और रोटेट भी करता रहेगा। नहीं है बात समझ में? तो अगर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायपोल जहां पर है उस तरफ स्ट्रांग है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा रोटेट करता हुआ, अदरवाइज बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा रोटेट करता हुआ। नहीं आया ना समझ में? अब आप मुझे बताओ, जो टॉर्क वाला टॉपिक था, कहीं भी एक भी क्वेश्चन आप लोगों को लगा ऐसा बहुत टफ आया? इसके अलावा ये भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने समझ रखा हो ना तो ये भी मुश्किल नहीं है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन या तो ड्राइव पूछ रहा है सीधा या टॉर्क इज द कंडीशन पूछ रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बताओ, समझ आ गया? देख लो एक बार टॉर्क की सारी चीजें देख लो आप लोग। ये टॉर्क वाले सारे क्वेश्चन कराए, उससे पहले तो चार्जेस वाले तो सिंपल होते ही हैं। बताओ क्लियर है? अब मैं कुछ और सिखाता हूं आप लोगों को, सुनो। टाइम हम यूटिलाइज करेंगे इसको, ऐसे नहीं कि अब नेक्स्ट में कर लेंगे। यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा? सुन लो, 20 मिनट बचे हैं हमारे पास, इसमें थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं। कुछ क्वेश्चंस भी बना लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत बचेगा वो हमारा कल हो जाएगा, बिकॉज हमें कल तक ये कंप्लीट करना ही है। ठीक है रवनीत, क्या हो गया? अब देखो अब एक्टिव रहो। भले मान लिया दोपहर में क्लास, अब ये मत सोचो कि दोपहर में सर नहीं बोल जाए, दोपहर में तो होता ही है आलस, तो भैया अब तो हम आलस में ही आ जाते हैं, सबका है। मैं तो 365 में से शायद कोई 10 दिन ऐसे जाते होंगे दोपहर में सोता नहीं हूँ, तो मैं इसमें हमेशा सोता हूँ। ठीक है हाँ, तो आपसे ज़्यादा सुस्त मेरे को होना चाहिए इस टाइम पे। डेली का काम है मेरा, 4 बजे से पहले सो के आता हूँ लगभग 2-3 घंटे। ठीक है, लेकिन आप लोग ज़्यादा आलसी दिख रहे हैं, बल्कि आप में तो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बड़ी ज़रूरी बात बोलूँगा, ढंग से सुन लेना भाई। ड्राइव रहेंगे अलग तरफ, मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल। सुनो, फ्लक्स वाले पोर्शन को आप लोग वीडियो से कवर करो, मैं आप लोगों को मुद्दा बताता हूँ न्यूमेरिकली क्या यूज़ करना है। आप लोगों के पास एक सरफेस है, ये कोई शीट है मान लो, सुनो सुनो, सारे क्वेश्चन बता दूंगा इसके कैसे करने हैं, क्वेश्चन सारे बताऊंगा। ये शीट है, इसका अपना कुछ एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही होगी। अब आपको नहीं लगता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास होंगी, ये इन बातों पर निर्भर करेगा कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो मैं बोलूं फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। सही बात है। अगर एरिया शीट का ज्यादा हुआ तो ज्यादा फ्लक्स बनेगा। और एक होता है बच्चों एंगल, क्योंकि आजकल हम BA cos थीटा भी पढ़ के आए हैं, तो हमें इसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हम समझ जाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा सुन लो, 2 बातें बताऊंगा, उन 2 बातों से सारा काम चल जाएगा। फ्लक्स का डेरिवेशन वाला पार्ट है जो आपको कवर करना है, मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल पार्ट में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम ढंग से सुन लोगे जो बोल रहा हूं। जैसा भी आए मैं तुम्हें सारा बताऊंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। नितिन, तो मैंने बोला कि मेरे पास कोई सरफेस एरिया है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस कैसे निकलेगा या किन किन बातों पे वो निर्भर करेगा। तो मैंने बोला जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उस पर निर्भर करेगा, जितना बड़ा एरिया होगा उस पर निर्भर करेगा, और दूसरी बड़ी जरूरी बात यह है कि वो किस एंगल पे रखा हुआ है। क्योंकि अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई शीट थोड़ी ऐसे रख दी गई, यही शीट, तो कम फ्लक्स बनेगा, और बिल्कुल ऐसे रख दूं तो जीरो भी हो जाएगा। तो आपको होता है एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड
ए वेक्टर। जरा बताना जब ऐसे रखा हुआ तो कितना एंगल है, कौन बताएगा? 90 नहीं बोलेगा ना कोई बच्चा? 90 बोल रहा है। तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, कितना एंगल होएगा? 0। ऐसे में 0 एंगल होएगा तो cos 0 कितना होएगा? 1। मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा EA। लेकिन जब मेरी शीट ऐसे प्लेस्ड होएगी, सुन लो बस, मैं आपसे ये बेसिक चीजें चाहता हूं कि आपको बेसिक बातें क्लियर हो। ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, थीटा कितना बनेगा? बोलो 90। तो ऐसे में फ्लक्स कितना बनेगा? EA cos 90, वो कितना आएगा? बोलो 0। तो ध्यान रखना, दिस थीटा इज नथिंग बट इट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। एक बात तो ये याद करो, होगी ये वाली बात याद, किसी भी सरफेस में से फ्लक्स बताना है, बोलो क्या करोगे? किसी भी सरफेस में से फ्लक्स बताना है, बोलो क्या करोगे? EA cos थीटा। EA, दूसरी बात समझो, दूसरी बात समझो, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में अगर मान लो कि ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, पीछे भाई ध्यान सुनो, ये कोई भी क्लोज सरफेस है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, पूरी चारों तरफ से बंद है, ये रूम चारों तरफ से बंद है, इसके बीच में मैंने क्यू चार्ज रख दिया। मुझे बताओ ये क्यू चार्ज अपनी फील्ड निकालेगा? अगर ये तुमने समझ लिया तो तुम्हें गॉस लॉ समझ में आ जाएगा। अगर तुमने ढंग से सुन लिया, इतने दिनों पुरानी चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो अगर कोई क्यू चार्ज इस रूम में रखा हुआ है तो इस पूरे रूम की बाउंड्रीज में से, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं हर दीवारों से कितना फ्लक्स पास होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला गॉस ने दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या दिया बोलो? कि जितना Q है डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की कैलकुलेशन 500 आ रही है तो इस वाले चार्ज से निकली हुई सारी फील्ड बोलो कितनी है? 500। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, मैं यहां पर एक क्यूबिकल सरफेस बनाऊं या एक स्फेरिकल सरफेस बनाऊं, फ्लक्स कितना आएगा बोलो? Q अपॉन, क्योंकि अगर 500 फील्ड निकली है तो इस रूम में से अगर मैं चारों तरफ से क्यूब बना दूं तो भी 500 निकलेंगी, इसको गोल बना दूं तो भी 500 निकलेंगी, जैसा मर्जी बना दूं कितनी निकलेंगी? बोलो 500। तो फ्लक्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो मैंने सरफेस ड्रॉ किया है क्लोज सरफेस वो कैसा है। अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है तो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन में, अब जो बोलने वाला हूं वो चीज सुनो, दो को लिंक करूंगा मैं। अब पहले पिछली वाली चीज मुझे डन करो अगर आपको समझ में आ गई तो डन। दूसरी वाली चीज, ये तो मैंने सिर्फ सिंपल एक सरफेस बनाया था, एक सरफेस पे से, ये वाला मैंने कैसे बनाया बोलो? क्लोज। गॉस कहते हैं कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज है तो कितना फ्लक्स वो उसमें से बन रहा होगा सारे सरफेसेस में मिला के? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुन, यहां पर अगर ये क्यू चार्ज है तो डेफिनेटली ऐसे फील्ड पास हो रही है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या सीखा, जरा बताओ कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या सीखा है? EA cos थीटा। एक्चुअली में मैं हर सरफेस पे जाके छोटा छोटा फ्लक्स निकाल सकता हूं। थोड़ा सा सुनना, अगर समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, आपको मैं एग्जैक्ट फ्लक्स बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। मैं हर छोटे छोटे सरफेस पे जाके फ्लक्स निकालूंगा। फ्लक्स मतलब क्या? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास करी हर छोटे छोटे सरफेस में से। छोटे छोटे में से क्यों निकाल रहा हूं, उसका भी कारण है कि भैया हर जगह पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग होगी, यहां पर बोलो क्या होगी? अलग, क्योंकि डिस्टेंस बदल गया। तो मैंने इस जगह पर थोड़ा सा फ्लक्स देखा, कितना निकला? तो मैंने कहा यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहां का सरफेस एरिया बोलो कैसा? बोलो DS। DS बाहर की तरफ है और एंगल बोलो कितना होगा? जो भी है θ1 एंगल हो गया। यशी का नहीं है बात समझ में? भाई एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा? θ1। तो मुझे बस इतना बताओ कि यहां का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन कितना है, इस जगह का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन कितना है, इतने से सरफेस में से। तो आप बोलोगे सर EDS cos θ1। समझो मेरी बात को, मैं इधर की तरफ गया, मैंने कहा सर इधर का DS वेक्टर ऐसा है और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है सर? सर यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही है सर, यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कुछ θ2 है। कितना बोलो? तो मुझे बताओ इधर से कितना फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आया? E, मतलब ये E1 है, ये बोलो क्या है? E2। यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, यहां की बोलो क्या है? E1। तो यहां पर कितना आएगा बोलो? E2 DS cos θ2। सुनते चलो, फ्लक्स का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाएगा जो मैंने उस समय भी बताया था आप लोगों को। फिर मैं कहीं और गया, मैंने कहा सर इस तरफ देख लेता हूं, इस तरफ देखा, छोटा सा DS सरफेस, उसका DS वेक्टर ऐसा बना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी ऐसे बनी E3 और यहां पर बोलो थीटा कितना? बोलो θ3। तो मुझे बताओ कितना आएगा? E3 DS cos θ3। तो मुझे बताओ जो मैं नेट फ्लक्स निकाल रहा हूं वो कैसे निकाल रहा हूं? थोड़े थोड़े सरफेसेस पे जाके मैं EDS cos θ EDS cos θ जोड़ रहा हूं। व्हाट इज दिस EDS cos θ? अरे सर E इंटू A इंटू cos θ मैं फ्लक्स ही निकाल रहा हूं। बस जब मुझे पूरे एक सरफेस का, पूरे सरफेस पे एक ही जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक ही जैसा एंगल होता है, पूरा डायरेक्ट निकाल लेता हूं। बट अगर मैं टुकड़ों में भी निकालूंगा तो नेट सेल पूरा फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं आ रहा समझ में। इस पूरे रूम के मैं छोटे छोटे सरफेस पे जाके अगर फ्लक्स को भी कैलकुलेट करूं तो नेट फ्लक्स तो आ ही जाएगा ना। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब मैं सारे EDS cos θ को जोड़ूंगा, सारे EDS cos θ को जोड़ूंगा
तो वो नेट किसके बराबर आएगा? अगर अंदर चार्ज क्यू है तो किसके बराबर आएगा? क्यू अपॉन, क्योंकि उन्होंने एक बात डायरेक्ट बोल दी कि आप जोड़ लो, हर छोटे छोटे सरफेस पे जाके रेडियस कॉस थीटा का सम कर दो, वो नेट किसके बराबर आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर अंदर चार्ज क्यू है तो कितना फ्लक्स बनने वाला है। हाँ भाई, अंदर चार्ज क्यू है तो कितना फ्लक्स बनने वाला है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स मैं और कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? हर छोटे छोटे सरफेस पे जाके रेडियस कॉस थीटा का सम करूंगा तो ये आएगा। अगर ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों ने समझा था ना, उस समय जब मैं बता रहा था, तो आपको बिल्कुल वही शब्द मैंने रिपीट करे जो मैंने उसमें क्लास में बताए थे। 3 बातें बोली मैंने, कौन सी बोलो? अगर डायरेक्ट मेरे को सरफेस मिला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हुई है, एरिया मिला हुआ है, ये कॉस थीटा। अगर मेरे को सीधा अंदर चार्ज क्यू मिला हुआ है और फ्लक्स पूछ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो छोटे 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 से सारा फ्लक्स जोड़ोगे तो उसके बराबर ही आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द ईडीएस कॉस थीटा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ऑल छोटा छोटा फ्लक्स जो है सारा जोड़ा, उसके बराबर क्या आया? बोलो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कुछ कुछ याद आने लगा इन बातों से? नहीं आया बंसी का याद? पक्का याद रहेगा कल तक भी जब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब सुनो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, पढ़ो। अ स्क्वेयर शीट ऑफ साइड ए, जल्दी से जवाब देना भाई। रितिका, एक स्क्वेयर शीट है जिसकी साइड बोलो कितनी है? ए। स्क्वेयर है भाई, ए ऐसे है। कहां प्लेस्ड है? एक्स वाई प्लेन में प्लेस्ड है। अब एक्स वाई तो आप लोग ऐसे बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एट जेड ए, एट जेड ए, ये कहां प्लेस्ड है? कोई मुझे बताएगा? तनीषा, कहां पर प्लेस्ड होगी? अगर एक्स वाई प्लेन में हमारी पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है और जेड ए पे है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझो, देखो आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। तो कह रहे हैं कि हमारी शीट जो है ना, स्क्वायर शीट, खनक लिखो मत, देखो ये एक्स है, ये वाई है, हमारी शीट कहां रखी है? अरे बिल्कुल सिंपल होता है, बस सुनने में अजीब लगता है भाई स्टार्टिंग में, ये जेड एक्सिस है। तो कह रहा है कि हमारी शीट ना एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल मतलब ये रहा एक्स वाई प्लेन, इसके पैरेलल मतलब ऐसे रखी हुई है। और कहां रखी हुई है? जेड ए पे। जेड ए मतलब जेड 4 पे। जेड 4 का मतलब क्या होगा? मान लो 1 2 3 4, जैसे एक्स पे वैल्यू बढ़ती है वैसे जेड पे बढ़ेंगी, तो कहीं पर जेड ए पर ऐसे रखी हुई है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज सी जेड स्क्वायर के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या है? सी जेड स्क्वायर के कैप। के कैप का मतलब बोलो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे बताओ, मेरी शीट रखी हुई है थोड़ी सी ऐसे बाहर की तरफ और बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बोलो सी जेड स्क्वायर के कैप। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सुन लो मेरी बात, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? जेड पर। जेड मतलब जितना मैं आगे जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना चेंज होता रहेगा, बिकॉज जेड पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? बोलो, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा शीट के क्रॉस? अब तुम मुझे बस इतना बताओ। वैसे तो देखो हम लोग क्या है ना, जरूरी नहीं है कि जेड यहां माने, अगर तुम समझ सकते हो ना तो मैं जेड को यहां भी मान सकता हूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। और ये वाले एक्सिस को मैं क्या मान लूं? वाई, और ये बाहर वाले को क्या मान लूं? एक्स। अब तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, ये एक्स मान लिया, क्या दिक्कत है इससे? एक्स वाई प्लेन के पैरेलल मतलब ऐसे होगी, और जेड ए पे रखी हुई है, मतलब कहां पर रखी है? बोलो जेड ए पे। जब यहाँ पर जेड बोलो क्या होता है? ए होता है, यहां रखी हुई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में, इस दिशा में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? बोलो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तुम लोगों को लग रहा होगा पढ़ने से कि मुश्किल बताने वाले सर, कुछ भी नहीं है। फ्लक्स क्या होता है मुझे बताओ, अगर एक शीट का होता तो बोलो ई ए कॉस थीटा। सबसे पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सी जेड स्क्वायर। एरिया ऑफ द शीट क्या होगा? अगर उसकी साइड ए है, उसकी साइड ए बोली हुई थी, शीट की साइड ए बोली हुई थी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर। मुझे और बताओ एंगल कितना होगा? तो ये रही मेरी शीट, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो बोलो कितना आएगा? 0। एक चीज रहेगी जेड, जेड बोलो कितना है? बोलो ए। जेड कितना है? बोलो। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ये ऐसी होती है कि जैसे जेड 0 है जहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जेड की वैल्यू ए हुई तो सी ए स्क्वायर होगी, जेड की वैल्यू 2a हुई तो और ज्यादा होगी, जेड की वैल्यू 3 हुई तो और ज्यादा होगी। मतलब जेड पर डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। प्रियांशु नहीं आ रहा समझो कुछ भी? अगर मैं तेरे को ये कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है 5x, इसका क्या मतलब बता बादल? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू है 5x, तो जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0। एक x इक्वल टू 1 पे कितनी हो जाएगी? 5। x इक्वल टू 2 पे कितनी हो जाएगी? 10। x इक्वल टू 3 पे कितनी हो जाएगी? 15। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। गेट माय पॉइंट और नॉट? तो मुझे बस ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, शीट थी ऐसे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0, एरिया ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड सी जेड स्क्वायर, और जेड कितना है बताओ? उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? बोलो। तो जेड की वैल्यू ए है, तो सी ए स्क्वायर बोलो कितना आ गया?
सी ए की पावर 4, सी ए की पावर, ए ऑप्शन आ जाएगा। नहीं आया ना समझ में, बिल्कुल नहीं आया। नेक्स्ट बढ़ो, ये करेंगे खत्म 23 तक बस। देखो बताओ बताओ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्या बोल रहे हैं, पढ़ लो एक बार। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन E इज इक्वल टू में 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम। बातें मत करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर x ग्रेटर देन 0, कह रहा है कि मान लो ये x एक्सिस है, समझना मेरी बात को, इस तरफ आपको पता है माइनस एक्स होता है, समझना। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या है, 100 आई कैप, मतलब इस दिशा में 100 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या x पे डिपेंड कर रही है, नहीं सर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है बोलो, कांस्टेंट। अगर ये लिखता 100x, इसका मतलब जितना आगे बढ़ता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती रहती है, स्ट्रॉन्ग होती रहती है, ठीक है। लेकिन उसने बोला 100 आई है एंड -100 आई है, इसका मतलब इस दिशा में भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी है। x 0 से बड़े के लिए इस दिशा में है और x 0 से छोटे के लिए, पढ़ लो क्वेश्चन। x जब 0 से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 आई कैप, और जब x 0 से छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड -100 आई कैप। कोई दिक्कत है? -100 आई कैप का मतलब यार माइनस आई कैप इधर प्लस आई कैप इधर, इतना वेक्टर तो सीखा है हमने 11th क्लास में। आगे बढ़ो। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल मत घबराओ, क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी लेंथ बोलो कितनी है, 20 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, लाइज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस with its center at the origin and one face at x is equal to 10 and the other face at x is equal to -10. Find the net outward flux through the cylinder. क्वेश्चन क्या है ना, एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ है, इसकी लेंथ बोलो कितनी है, पूरी बोलो, पूरी लेंथ बोलो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये वाला कहां पर है बोलो, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दूर है। ये वाला बोलो कहां पर है, पीछे की तरफ है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, सिलेंडर तुम्हें पता है, समझ रहे हो बात को। क्या पूछ रहा है वो तुम्हें, फ्लक्स पूछ रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स। क्या पूछ रहा है, मतलब कि आपको पता है जब फील्ड निकलेंगी तो इधर से भी निकलेंगी और इधर से भी निकलेंगी। समझ नहीं आ रहा, आपको आउटवर्ड फ्लक्स बताना है। अच्छा, फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ कौन से दो सरफेस देने वाले हैं इस बार, एक ये वाला और एक ये वाला। ये इसमें से कोई भी फील्ड पास नहीं होगी। इसका कारण भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा 90 डिग्री। याद आ रहा है कुछ, यहां से भी कुछ बच्चे सर बाहर से, तो बाहर का एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तब भी 90। तो मुझे बताओ जरा, वहां से और यहां के फ्लक्स को जोड़ देते हैं, तो मुझे बताना जरा, वहां का φ1 मान लो, यहां का φ2 मान लो, बताओ φ1 कितना आएगा, बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितनी है, 100। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, समझ नहीं आ रहा। एरिया कितना है बोलो सर, इसका एरिया कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, 5 सेंटीमीटर का इसका बोलो क्या है, रेडियस है। तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर मतलब बोलो क्या, 0.05 का स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में। और क्या आएगा बताओ जरा, कॉस एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, cos 0। ध्यान दो ध्यान दो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। एक बात मैं इसमें ऐड कर देता हूं, अच्छे से सुन लो। आप कुछ बच्चे ये कह सकते हो कि सर आपने क्यों एरिया वेक्टर बाहर ही लिया, आपने अंदर क्यों नहीं ले लिया। देखिए, किसी भी क्लोज चीज का जो एरिया वेक्टर आपको लेना है ना, हमेशा बाहर लेना है। कहां लेना है बोलो, हमेशा, तो हमेशा बाहर की तरफ लेना है। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, थीटा बोलो कितना होगा, 0। मुझे बताओ आंसर कितना आया, आंसर बताओ कितना आया। यहां से आ जाएगा, 5 को 5 से करेंगे 25, गुना में ये बनेगा 10 की पावर -4, वो -2 था, स्क्वायर कर दिया, हो गया -4, और ये इंटू में 100 पाई है। मुझे बताओ कितना आ गया, 25 गुना में 10 की पावर -2 पाई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, इतना तो फ्लक्स वहां पर है। अच्छा, इधर की तरफ फ्लक्स कितना बनेगा, फिर से वही, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 100। कुछ बच्चे कहेंगे -100 सर। अरे यार, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ पर फ्लक्स जो होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है, नंबर्स निकालो। 100 एरिया बोलो कितना, सेम आएगा यार, बिल्कुल सेम आएगा। कुछ अलग है क्या, अरे कुछ अलग है क्या, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, cos 0 सेम आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो, नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स फाई नेट, फाई नेट कितना हो जाएगा, φ1 प्लस, तो 2 गुना करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा। नहीं आया ना, ये नहीं आया समझ में। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही आपको टिपिकल लगेगा, बट बहुत इजी क्वेश्चन है।
क्योंकि एक सिलेंडर को प्लेस करा गया है और बस इतना बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इधर भी है। जैसे इसको प्लेस कर दिया और बोला कि ये रखा हुआ है ओरिजिन पे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इधर भी है। हाँ भाई आदर्श, आपको आउटवर्ड फ्लक्स बताना था, तो इस सरफेस के अलोंग फ्लक्स निकाल लो, इस सरफेस के निकाल लो। इस सरफेस के अलोंग फ्लक्स क्या आएगा, ये cos थीटा, इसके अलोंग भी क्या आएगा, ये cos थीटा, दोनों को जोड़ दिया। ई मुझे पता है इधर भी 100 है, उधर भी कितना है बोलो 100। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर उधर तो -100 लिखा हुआ था। अरे वो माइनस आई कैप की डायरेक्शन बताने के लिए था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रेंथ देखोगे तो कितनी है बोलो 100 है। एरिया वेक्टर बोलो कितना है जो बाहर की तरफ है, थीटा 0 आ रहा है। मान्य नहीं आया समझ में, तो दोनों तरफ का फ्लक्स निकाल के मैंने नेट शेल जोड़ दिया। अरे नहीं आ रहा क्या भाई समझ में, यस और नो तो करो, या जबरदस्ती का यस कर रहे हो। रचित नहीं आया समझ में, ये दोनों कर दो, फिर मैं फ्री करूंगा इस क्लास से। फिर हम, क्योंकि फिर हमारे यहाँ तक एक सर्टेन उस तक खत्म हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, चिंता मत करो। सुनो चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन वगैरह तो कर लोगे हर्षित? नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन पढ़, व्हाट इज द फ्लक्स, पहले ही देख ले, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, सब बच्चे बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, आई कैप। आई कैप का मतलब क्या बोलो, एक्स दिशा में है। एक्स पर डिपेंड तो नहीं कर रही, नहीं सर कांस्टेंट है सर। थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई। इतना इजी क्वेश्चन है यार। एक स्क्वायर शीट इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। तो कह रहा है बताओ जरा इसकी साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ फ्लक्स कितना होगा। भाई अगर ये क्वेश्चन भी नहीं हो सकता ना तो बिल्कुल छोड़ दो पढ़ना, गलती कर रहे हो, अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, मेरा भी। cos 0 हो जाएगा आंसर। अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हुई है 5 × 10⁻³ आई कैप, एक्स दिशा में। हाँ भाई, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, दिस इज द एक्स, दिस इज वाई। थोड़ी समझदारी दिखाना, वाईजेड प्लेन कैसा होगा हर्ष, वाईजेड प्लेन कैसा होगा, ऐसा, इसके पैरेलल, मतलब ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द फ्लक्स, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। पहले तो कल भी कराए वैसे, ये इस शीट को पहले तो ऐसे रखा हुआ है, पहले तो ऐसे रखा हुआ है, मतलब वाईजेड प्लेन के बिल्कुल पैरेलल। तो ऐसे केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, बातें मत करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है। कहां की तरफ है बोलो, कोई भी बच्चा कर जाएगा, बोलो क्या आएगा, ऊपर भी शायद यही था, नहीं। एरिया बोलो कितना, 0.1 इंटू, और कितना आएगा बोलो, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसका सेकंड पार्ट कुछ अलग है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ हमारा प्लेन कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। अगर प्लेन ने 30 डिग्री बनाया, अगर प्लेन ने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाया, तो मुझे बताओ एरिया वेक्टर कितना बनाएगा। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है बोलो, एक्स दिशा में। तो अगर वो प्लेन का 30 डिग्री दे रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर कितना बना रहा है, 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 नहीं लेंगे क्वेश्चन में, कितना लेंगे, 60। कल हुआ था ऐसा हमारे लास्ट टाइम, तुम वो टॉर्क के केस में था, नहीं आ रहा ना याद, तो मुझे बताना जरा कितना आएगा फ्लक्स ऐसे केस में, EA cos थीटा। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 5 × 10⁻³ एरिया कितना, 0.1 × 0.1 और cos 60। अब हो जाएगा सॉल्व। क्या ये लास्ट वाली बात आपको समझ में नहीं आ रही है क्या? देखो इस फ्लक्स से रिलेटेड ना क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं कि आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, EA cos थीटा। क्या पता है बोलो, बस आपको बड़े समझदारी से आपको बड़ी समझदारी से पता लगाना है कि E A और थीटा एक सरफेस का क्या होगा। जैसे इस केस में 30 डिग्री वाले में 30 डिग्री एंगल नहीं लेना होता, कितना लेना था बोलो, 60 डिग्री, क्योंकि प्लेन ने 30 डिग्री बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ। तो एरिया वेक्टर तो 60 बनाएगा ना भाई, क्योंकि एरिया वेक्टर तो ऐसे होएगा, और ये पूरा एंगल 90 होता है। हर बात समझ में आ रही है? तो तेरे को 60 लेना चाहिए। ऊपर वाला वैसे आसान है, और ये इस टाइप का आपको समझ में आ रहा है, पहले बताओ। ये वाला टाइप, ये वाला जो मैंने पीछे वाला कराया था, दोनों की टाइप बोलो क्या है, सेम है। कहने का मतलब कुछ नहीं, वो आपको एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन रख के दे देगा, एक सिलेंडर रखा हुआ है, इधर से फील्ड उधर से फील्ड, कर लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्की बात है। तो अब देखो भाई क्लास, ये
टोटली अगर आप लोग घर पे मेहनत करना चाहते हो थोड़ी सी, सचिन चैप्टर को साथ की साथ डील कर लो घर पे। 39 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन हमने करे हैं डील आज। आप 38 के 38 क्वेश्चन क्या कर लो घर पे, कंप्लीट कर लो। चैप्टर 1 को साथ के साथ निपटाओ ना। क्यों आप लोग इतना लैग कर रहे हो? 38 क्वेश्चन आज हुए हैं, आज ही घर पे जाके करोगे, जल्दी हो जाएगा। कहां तक कर लेना टॉपिक? टॉर्क को रोटेट करने तक का कर लेना, मतलब कि गॉस लॉ वाले टॉपिक में मत जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद क्वेश्चन बचे हैं लगभग बस इतने, मतलब कि टोटल क्वेश्चन 66 तक है, तो 26 क्वेश्चन और बचे हैं, लगभग 26-27 क्वेश्चन। ये नेक्स्ट में हो जाएंगे आराम से हमारे। आज हम 40 कर सकते हैं, नेक्स्ट में 26 तो कर ही सकते हैं। और जिसमें मैं आपको फ्लक्स समझा चुका हूं, मतलब इस तरह के केसेस जो आएंगे ना, ये देखो ये वाले जो केसेस हैं ये तो हो ही जाएंगे। वेबर लिख देंगे, वेबर में लिखते हैं, वेबर में लिखते हैं। ये देखो पढ़ना 44 कराए, रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा वाला? सिलेंडर वाला। अरे सिलेंडर वाला तो हो गया, बस 200 अगली बार क्या दे दिया उन्होंने, 200 और -200, इस तरफ 200 इस तरफ -200। अरे माइनस बस डायरेक्शन को बता रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, सिलेंडर प्लेस करा गया फिर से। बोलो है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तुम लोगों को कुछ समझ में? अच्छा एक बात आ रहा है मुझे, वैसे ही बताना जनरली, ये ऐसा एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, कौन से दो सरफेसेस में फ्लक्स कंट्रीब्यूशन होगा? एक ये वाला और एक ये वाला। ऊपर नीचे वाले में, आगे पीछे वाले में फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास क्यों नहीं होंगी? ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 0, नीचे वाले का एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 0, इधर का एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 0। 4 सरफेसेस के साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 2 सरफेसेस के साथ कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा? चलिए ये तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट में, लेकिन आप मुझे बस देखो ऐसा ना हो कल मैं सुबह आपसे मिलूं और मेरे को फ्लक्स तुम्हें फिर ना पता हो। फ्लक्स तो याद रहेगा। आज क्या क्या करा है एक बार दोबारा सुन लो। क्लास फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज Q1 1/4πε0 Q1 Q2 बाई में क्या R², उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, स्टार्टिंग में समझ में आ गए थे आप लोगों को। ये वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने बनाए थे, ये सब समझ में आ गए थे आप लोगों को। सेकंड टॉपिक मैंने जो आप लोगों को बताया वो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर था। फिर मैंने आपको डायपोल के बारे में बताया कि डायपोल के एक्सेल पे कितना, डायपोल के इक्वेटोरियल पे कितना, डायपोल को हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा? P sin थीटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री। डायपोल को रोटेट करूंगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर स्टेबल से अनस्टेबल लाऊंगा 2PE काम करना पड़ेगा, स्टेबल से परपेंडिकुलर लाऊंगा PE काम करना पड़ेगा। याद हो जानी चाहिए चीजें। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है डायपोल के पास जब रखा होता है? माइनस का PE cos थीटा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे रखूंगा सर, ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा, जिस तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उस तरफ ट्रांसलेट करेगा। ये सब बातें तो बताई मैंने आप लोगों को। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया? फ्लक्स वाली बात बताइए। किसी भी एक सरफेस पे से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही, फ्लक्स कितना होगा? EA cos थीटा। और अगर सरफेस क्लोज हो जाए, उसके अंदर चार्ज पता हो, सीधा फ्लक्स बोल देंगे Q ओपन में क्या? ε0। नहीं आया समझ में? तो मोटे मोटे तौर पे तो चीजें समझ में आ गई हैं। घर पे जाके इन 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करो, बात बन जाएगी। और कल रखो सुबह क्लास बच्चों। रचित ट्यूशन एडजस्ट कर लोगे वहां का? कुछ हो सकता है? तुम्हारी कितने बजे होती है वहां पर क्लास?